मुंबई इंडियंस ने प्रूव कर दिया कि दे से दैट दे आर वन फैमिली बट दे आर नॉट। अब भाई ये अंग्रेजी बोल के ना तो फालतू की नौटंकी कर सकता है, तो रियलिटी पे अभी भी आ जाओ ना, तो इट इज एन ओवर स्पेंट बाई। तो दैट्स द होल पॉइंट। मतलब क्या बोला जाए इसमें कुछ बोलने लायक है नहीं, बट ठीक है, अब सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। मैं ये कहूंगा शायद इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है। डिस्गस्टिंग, मतलब इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। ये सब बेवकूफी, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, एक घंटा फर्क नहीं पड़ा उसके होने ना होने। वेल तो जनता की पॉपुलर डिमांड पर एक बार फिर से हमारे बीच आ पधारे हैं उत्कर्ष त्रिपाठी जी। उत्कर्ष त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? कैसा एंजॉय किया आपने वर्ल्ड कप सीजन, उसके बाद आईपीएल ऑक्शन सीजन और टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है, क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच भाई इनवाइट करने के लिए। और अच्छा चल रहा है सब, मतलब वर्ल्ड कप के बाद तो क्या ही चल रहा था, फिर तुम बैठे ही थे अपना कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कुछ दिन। फिर उसके बाद हाँ, आईपीएल ऑक्शन वाज अमेजिंग, मतलब बहुत मजा आई आईपीएल की पूरी जर्नी को कवर करते हुए। उसके बाद फिर तो बस इंतजार कर रहे हैं आईपीएल का। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में तो लग रहा था कि क्या ही है, तीन तीन दिन की टेस्ट क्रिकेट, कौन ही देखने वाला है इसको। बट उसमें तो हाँ, अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न आ गया, तो वो चीज भी थोड़ी सी एक्साइटिंग बन गई, तो उसको भी देखा जा रहा है। बट हाँ, एज अ कंटेंट वाइज उससे अपना कुछ बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पाता है, तो ज्यादा अभी आईपीएल फोकस नहीं है करंटली। हम्म। लेकिन क्रिकेट पे आने से पहले उत्कर्ष, आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। सबसे ट्रेंडी मुद्दा, उस पर आपने ट्विटर पे अपनी राय दी थी, तो वो मैंने देखा था, उसी से मेरे दिमाग में आया। पूनम पांडे वाली कंट्रोवर्सी में क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं इस चीज को लेके बहुत ही क्लियर हूँ। मैंने ये चीज लिखी हुई थी, अगर आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा कि आज के टाइम पे ना यार, फेमस होना बड़ी बात है ही, और फेमस होना ही कोई बड़ी बात नहीं। आज के टाइम पे कौन सही फेमस नहीं बात। है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं जितना भी टाइम मिलता है, पहली बात तो मैं ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंस्टाग्राम चलाते नहीं। लोगों को लगता है यार इतना एक्टिव है, दिन में 4 वीडियो डाल रहा है। मैं चलाता नहीं, मैं अपनी पोस्ट कर दूंगा, मैं हट जाऊंगा। आई डू नॉट ओपन इंस्टाग्राम कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है किसी नहीं। को फॉलो भी नहीं लेकिन करते हो, मैंने देखा है। हाँ, वही चीज मैं नहीं चलाता, मैं फॉलो नहीं करता, मैं हाँ, मतलब इंस्टाग्राम नहीं चलाता टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को उतना उसमें कुछ वो चीज नहीं लगती है। बट क्या था कि एक चीज जो मैंने देखी है ना आज के टाइम पे, कि लिटरली ऐसा मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स के, टू बी मतलब क्या बोलूं, उनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ऑनेस्टली मैं जानता भी नहीं। और उनके हाँ आठ आठ यार, नौ ये नौ सही दस दस बात। मिलियन 10 10 मिलियन, और मैं देखने पर लगता है भाई ये तो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी है। तो वो इंस्टाग्राम का एक जो इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट कैटेगरी। वो समझ नहीं हम्म। आती मुझे, आज तक समझ नहीं आई कि वहां पे फॉलोअर्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और क्या कंटेंट डालना रहता है, कुछ थोड़ा अलग ही चीज है। तो इसी तरीके से जब इनके केस पे मैं आता हूँ, तो ऑनेस्टली मैं इनको भी नहीं जानता था। मैं इसके पहले पूनम हम्म। पांडे को जानता ही नहीं था। तो फर्स्ट दिन जब मैंने डाला, जब वो अच्छा। ट्विटर पे ट्रेंड की, हाँ, मैं उसके पहले नहीं जानता था कि कौन है। तो ट्विटर पे ट्रेंड किया, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि लगा, मतलब वो लग रहा था कि इन्फ्लुएंसर ही है, क्योंकि अगर ऐसे कोई बहुत फेमस होती है, मतलब उस तरीके की होती है, तो मेरे को पता होता। तो मैं गया, हाँ, मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे चेक किया कि कौन है, देखूं सही भी है कि नहीं है। तो मैंने प्रोफाइल फाइल एंड ऑल चेक किया, एंड आई वाज लाइक ओके ओके। तो मैं, ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है कि यार ठीक है, अब क्या ही है, जो भी था। बट मुझे लगा, मैं ऑनेस्टली ये सब सोच रहा था, मैं सोचा, मैं ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि देखो यार, ऐसी लाइफ होती है, कुछ किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड ना। तो आपको मजे हाँ, करने चाहिए, जीना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने सोची ऑनेस्टली। ठीक है। हाँ, उसके बाद काफी लोग लिख रहे थे, ऐसा नहीं था, बहुत लोगों ने नहीं माना था। लोगों को लग हाँ, रहा था हाँ, कि मैंने चलो खुद सोशल नहीं मीडिया माना गिमिक, था। और ये लोग मजे, ये नौटंकी कर रही है। अब जो उनको जानते होंगे उनको पता होगा कि ये क्या कर रही है, हम तो हम्म, जानते नहीं थे, हम्म, तो हमें लगा भाई सीरियस ही होगी सारी चीजें। तो जो लोग हम्म, उनको पर्सनली जानते होंगे, उन्हें पता था कि ये नाटक कर रही है भाई, इसका तो कोई नहीं है। तो जब नेक्स्ट दिन आया ना, तो मेरा ऑनेस्टली ओपिनियन वही था। उसी पे मैं आऊंगा कि पता है ना, आज के टाइम पे फेमस होना बड़ी बात नहीं है। बात ये हम्म, है कि आप जानना कैसे चाहते हैं, कि लोग आपको कैसे जाने। सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज, पता नहीं लोग इसे समझ पाएंगे या नहीं, आप समझ रहे हो कि नहीं। फर्क इससे नहीं पड़ता आप फेमस कैसे हो, क्योंकि एक बात बताऊं, फेमस तो ओसामा बिन लादेन भी है, और फेमस चंद्रशेखर आजाद भी है। फर्क क्या है दोनों में, ये समझिए। फेमस दोनों है, लोग दोनों को लोग जानते हैं। एंड शायद यहाँ उतना रेलिवेंट नहीं होगा, पर पॉइंट मेरा यही है कि फेमस होना आज के टाइम पे बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। आप 4 रील करोगे, 4 डांस वीडियो इधर उधर डालोगे, 4 ट्रेंडिंग के ठुमके लगाओगे, एंड यूल बी वायरल। दैट्स नॉट समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपने कुछ बहुत अचीव कर लिया। पर बात यह है कि जब लोग आपको याद करें ना, तो कैसे याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूनम पांडे के केस से शायद आप ये समझ सकते हो कि यू माइट बिकम एन इन्फ्लुएंसर, बट यू आर डेफिनेटली फेलिंग एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। आप खुद को भी लेट डाउन कर रहे हो, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनको तो आप लेट डाउन, खैर क्या ही, वो तो मजे ही ले रहे हैं आपके, तो वो तो एक अलग चीज, उसमें क्या ही लेट डाउन वाली चीज है। तो वही चीज होती है कि आप कैसे रिमेम्बर होना चाहते हो।
दैट्स द और अब अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तब तो लोग ध्यान भी नहीं देंगे, भूल जाओ 4-5 दिन अगली तो बार कोई मानेगा वो ही नहीं। एक कहानी वाली बड़ी फेमस नहीं है कि शेर शेर आया, आया शेर तो सुन में आ गया आया। तो तो यही चीज है उनके साथ, क्या कर सकते हैं। अब लेकिन मैं मेरा ये सोचता हूँ भी कि है यार यार। एजेंसीज भी क्या सोचती हैं, ऐसा पहले भी लोगों ने किया है, ऐसा नहीं हाँ, कि ये हाँ, फर्स्ट टाइम ये हुआ, नई लोगों ने बात पहले भी नहीं किया है। और हर बार जनता ने दुत्कारा है, हर बार जनता ने लाठी ही मारी है। उसके हुँ, बाद भी इन लोगों हुँ। के दिमाग में ये चीज नहीं घुसती है कि भाई ऐसा करके तुम अब गाली अपने तरफ, या तो उनको रहता है कि भाई गाली भी पड़ जाए तो चलेगा, व्यूज आने चाहिए गाली भी खा लेंगे, वो बाकी वाला अलग है। मीम देखा है कि विजय माल्या बैंक का फ्रॉड करके फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला रहा था। क्रिएट करना था। मैंने देखे बहुत सारे मीम देखे, क्रिकेट में ही बन रहे थे। रोहित भाई अभी हाँ। आउट हुए थे रिसेंटली, उस पर भी बना था, रोहित भाई ने आउट करके यंगस्टर्स को मौका दिखा दिया, देखना। और अक्षर पटेल को ओवर नहीं दिया उसके सामने, जैक क्रॉली के सामने लेफ्ट आर्म स्पिन की अवेयरनेस फैला रहे थे शुरुआत में। बट ये तो है, मैंने मैंने भी कहा लिखा था, देखें मैंने उत्कर्ष भी कल उत्कर्ष का इंस्टाग्राम पे बड़ा स्टोरी गुस्सा डाली निकल थी, आया मैंने ट्विटर तो कल पे। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, आई एम बिजी वॉचिंग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो लोग भी बोले भाई तू अलग मजे ले रहा है। मैं कहा भाई जब सब मजे ले रहे हैं तो हम भी लेते हैं। हमने कहा उत्कर्ष का बड़ा खतरनाक रिएक्शन निकल आया ट्विटर पे कि भाई क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दिस हमने इज कहा देखें। डिसगस्टिंग, मतलब मेरा तो, मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा इससे भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, मैं तो बोलता बहुत कम हूँ सोशल मीडिया में। मेरे को कोई पॉडकास्ट वॉडकास्ट में बुला ले तो भाई उनको इतना कंटेंट मिल जाएगा। मेरा तो इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ये सब बेवकूफी है, ये सब करके सही आप, बात। मुझे मुझे ऐसी फेम कभी नहीं चाहिए। मेरे को कोई ऑफर भी हम्म, करेगा मैं मना कर दूंगा मुंह पे, मेरे को नहीं हम्म, चाहिए ऐसे मिलियन फॉलोअर्स, कभी नहीं हम्म। बनाने, कभी बनाने थे भी नहीं और ना कभी बनाने हैं। ये सब लेकिन करके यार इतना पता है सबसे डाउनग्रेड। ज्यादा मैंने इन्फ्लुएंसर्स कब देखे, जिसका मतलब भाई हम कभी कभी लगता है, अच्छा जैसे आप तो यूट्यूब कर रहे हो, मेरे से भी पहले से कर रहे हो और इतना बड़ा चैनल भी आपने बनाया है, लेकिन कभी कभी जैसे लगता है कि किसी और को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक कम्युनिटी बनी हुई है। और फिर हमने इस चीज़ को पहले मतलब ऐसे पढ़ते तो थे कि यार कोई सैचुरेशन नहीं होता, हर कोई अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है अगर वो अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। जैसे पहले अगर कोई बोलता कि आकाश चोपड़ा है जैसे, या जतिन सप्रू का भी अपना चैनल है, अब तो क्रिकेटर्स के भी अपने अपने चैनल आ गए भाई, डिविलियर्स भी यूट्यूब पे आ गया, रास खोल ला विराट कोहली के भाई। हम लोग का पता नहीं कितने दिन तक धंधा पानी चल पाएगा जब सारे क्रिकेटर ही आ जाएंगे उस पर। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया यार, वर्ल्ड कप जब चल रहा था उत्कर्ष, उस टाइम मेरे डेंगू हो रखा था, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो मेरे डेंगू हो रखा था, लेटे पड़े। तो क्या कर रहे हैं भाई, जब थोड़ी फीवर वीवर उतरा तो वीकनेस सिकनेस रहती है उसमें काफी दिन, स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो मैच आ रहा है, मैच नहीं आ रहा तो देख रहे हैं। भाई कितने इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड कप देखने गए थे यार, और कितने मिलियनों में उनके फॉलोअर थे, मेरा दिमाग घूम गया। कितने लोग थे यार, कितने लोग इंस्टाग्राम पे क्रिकेट को कवर, और जो नाचने गाने वाले भी चल रहे हैं। तुमको नहीं ऑफर आया वहां पर जाने का किसी वर्ल्ड कप में के मैच में? मुझे हाँ, हाँ। नहीं, नहीं आता, उन्हीं को आता है, क्या कर सकते हैं। रियलिटी नाचने है, गाने वाले। रियल क्रिकेट वालों को नहीं बुलाया जाता, ये बहुत बड़ी रियलिटी है ऐसा आज क्यों के लगता हमारे है उसमें। आपको? ऐसा कि क्यों है? वी आर, बिकॉज ये चीज हो जाता है कि यार ये तो क्रिकेट पे कर ही रहे हैं, उनको लेकर आते हैं जो नहीं कर रहा है, यू नो। बट यार वर्ल्ड कप मैंने भी मैंने प्रमोट मैंने करने ट्विटर के पे लिए क्या एक आपको? एक लोगों का पढ़ा था, आई थिंक गुरकीरत करके उनका, गुरकीरत भैया हैं, मतलब सिंगर हैं। गुरकीरत पाजी, हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो उन्होंने उन्होंने ये चीज करके डाली थी, उन्होंने बोला कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो लोगों को, कि वो आए मैच देखें और उनको आपने स्पेशल एक्सेस दी है। पर क्या कभी, मतलब ये कहते हैं ना कि, वही कहते हैं कि आज के टाइम पे ना यार, जैसे मैंने एक चीज बहुत लोगों के, मैं मतलब बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ पर्सनली, लाइक आई एम अ वेरी वो काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उसमें मैंने ऐसे टिप्स पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी थी, डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी फेयर, बिकॉज लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी फेयर। एक्सपेक्ट जिस दिन आपने कर लिया कि लाइफ फेयर जाएगी, आप उसी दिन आप अपने आप को ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी फेयर, नहीं होगा। आप देखो ऑनेस्टली, अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई मेरे को क्रिकेट प्रमोट करना है, तो ऑब्वियसली आप उन लोगों के पास जाओगे जिनको क्रिकेट की सबसे ज्यादा नॉलेज है, या द वन हु एडमायर्स इट, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है, जिन्होंने बचपन से जब से उठे हैं क्रिकेट देख रहे हैं, हर दिन क्रिकेट देख रहे हैं, नहीं भी मन है तो भी क्रिकेट देख रहे हैं, बीमार भी है तो भी क्रिकेट ही कवर कर रहे हैं हर दिन। बट उनको ये ऑफर नहीं दिया जाता है, ऑफर्स उनको दिए जाते हैं जो, जान रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। छोड़ो यार। तो अच्छा, लेकिन ये मेरे नहीं समझ में आया भाई, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने मीडिया में जितना भी छोटा मोटा करियर बनाया है, चाहे वो चैनल से लेकर के आप कंटेंट क्रिएशन हो, यार
वर्ल्ड कप प्रमोट करने के लिए मतलब क्रिकेट इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप मतलब प्रमोट करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर की जरूरत थोड़ी है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? जैसे एक डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए उत्कर्ष मान लो तुमको बुलाया गया कि भाई आप आइए, जैसे आप अभी गए भी थे एलएसजी के, उस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर हाँ। में आपके एक्सपीरियंस का। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे मैंने कहा कि यार उत्कर्ष को बुलाते हैं, वो उसको डिजिटल की समझ भी है, वो उसको कंटेंट बनाने का एक एक्सपीरियंस भी है, और उसको क्रिकेट की नॉलेज भी है। दैट इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड। बट यार रैंडम इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हो जिसके आपको मतलब 118 करोड़ रुपए एक मैच के मिलते हैं आईपीएल के, आप और क्या प्रमोट करना चाहते हैं उसको? ये दैट मेरा इज माई थोड़ा होल समझ में पॉइंट। नहीं आया। तो वहां पे प्रमोशन की जरूरत कभी थी नहीं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे उल्टा आपको क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने आपने की फ्री कोई जरूरत ही कंटेंट दे नहीं है। दिया। क्रिकेट इज ऑलरेडी फेमस, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस देख के लाइक की बटन दबा दे रहा है जनता। उसको उससे ज्यादा नॉलेज है, जो बना रहा है उससे कहीं ज्यादा नॉलेज वो बंदा रख रहा है जो लाइक की बटन दबा रहा है। उसको क्रिकेट का पूरा पता है क्रिकेट, और वो उनसे ज्यादा फॉलो भी कर रहा है। द पॉइंट वाज ओवरऑल वाज दैट कि ऐसे मोमेंट पर जब इतना एक ऐतिहासिक वो चीज हो रही थी, पर्सनली व्हाट आई फील कि आप उन लोगों को रिवॉर्ड कर सकते थे जो यहीं पर रह के उस क्रिकेट को हमेशा, हम भी बना नहीं रहे, हम भी बस उसी के एक हम्म पार्ट है, हमें ना, हम ना भी एग्जिस्ट हम्म करेंगे तो भी क्रिकेट वैसे ही चलेगा। बट आप ये करते हो हम्म कि यार चलो, वही चीज बोलते हैं ना कि पहली बात तो वही है कि लाइफ तो फेयर होती ही नहीं है, तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर फेयरनेस होती तो आप ये कहते हैं कि यार चलो उन लोगों को रिवॉर्ड कर देते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जो पिछले 5 साल 6 साल 10 साल जो भी जितने टाइम से लगा है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट। मतलब क्या बोला जाए इसमें, कुछ बोलने लायक है नहीं, बट ठीक है, अब सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, मैं ये कहूंगा शायद उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है। मे बी हाँ, उनको क्योंकि इस चीज से उसमें मतलब है कि यार जिनके पास रीच है, वो रीच इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। नहीं यार, तो उनको उल्टा कंटेंट दे रहे हो ना आप। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको उनके 2 मिलियन 3 मिलियन की जरूरत नहीं है। उतना तो आपके लाइव वॉचिंग देख लेते हैं यार, पाटीदार की बैटिंग लोग देख जाते हैं 10-10 लाख 20-20 लाख लोग। तो वो तो मेरे समझ में नहीं आया। मतलब पाटीदार को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक अपकमिंग क्रिकेटर भी को अगर इतने लोग देख रहे हैं, और धोनी तो जब बैटिंग करने आता है या कोहली तो जब बैटिंग करने आते हैं, तब तो यार क्या बताया जाए, सड़कें पर सन्नाटा हो जाता है भाई, लिटरली। और तुमको कितना इन्फ्लुएंस चाहिए? बट यार मैंने ये देखा कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स है भाई, और सबकी अपनी ऑडियंस है। मतलब 2-4 चीजें मुझे वहां से क्लिक हुई। खैर उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आप गए थे दुबई, तो वो एक नई चीज निकल करके आई आपकी। मतलब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा अरे यार फैंस हैं आईपीएल के ऑक्शन में, पता नहीं ये ध्यान ना भटकवा दें किसी फ्रेंचाइजी का वोटिंग कर करके कि उसको खरीदो उसको नहीं, खरीदो। दैट दैट तो वाज कैसा वंडरफुल। लगा? बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो मैं एलएसजी कैंप को, पूरी ब्रिगेड को कहूंगा, एलएसजी की टीम को कहूंगा कि दैट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने वैसे किसी को बताई नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। जब मेरे पास पहली बार ऑफर आया था तो मैं मना कर दिया था। मतलब मैंने एकदम मना करने के मूड में था, आप ये कहोगे, मना कर नहीं दिया था, बट आई वाज लाइक कि मेरे को नहीं जाना, मेरा मन नहीं। पर मेरे को फिर एक दो लोगों ने समझाया कि यार इट इज वंस इन कहते हैं ना लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और तुम लकी इंसान हो, तो वे कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज कर रहे हो, सो यू मस्ट गो। और उसका उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था। उसका रीजन ये था कि मेरे एग्जाम्स थे। मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, मेरे को एग्जाम्स देने हैं और मैं नहीं जा रहा। तो बाद में 2-3 लोगों ने समझाया कि यार एग्जाम्स तो तुम रीराइट कर सकते हो, दैट्स नॉट समथिंग वेरी बिग, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ऐसा हुआ तो ठीक है, मेरे को लगा कि यार, मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये चीज है। और ऑनेस्टली वहां जाने के बाद, वहां रहने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं नहीं आया होता, आई वुड हैव रिग्रेटेड अ लॉट। मतलब मैं बहुत गंदा रिग्रेट करता, पता नहीं कब तक रिग्रेट करता, क्योंकि इतना मजा आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 2-3-4 दिन बहुत कम दिन थे, पर वो इतने मजे में बीते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चला कि वो कब बीत गए। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इनक्रेडिबल, कि अपने प्लेयर्स को, अपने आइकन्स को ऐसे सामने से एकदम ऐसे खड़े होकर, ऋषभ पंत ऐसे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, और आशीष नेहरा यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, स्टेफन फ्लेमिंग खड़े हुए हैं। मतलब कितने सारे सुपरस्टार जिनको हम हमेशा सालों से देख रहे हैं, वो हमारे से जस्ट सामने से बगल बगल खड़े हैं। मतलब लाइक क्या बोलूं मैं, 10-10 मीटर की दूरी पे सब लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप भी उनसे बात कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। कितनी चीजें मैंने ब्लॉग में रिकॉर्ड की, कितनी चीजें जो जैसे होता है ना, सडन हो गई तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत सारी हाँ कन्वर्सेशन हुई बिहाइंड द सीन्स जो प्लेयर्स के साथ
बात हुई जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड हाँ। बटन दबाओगे तब तक वो मोमेंट निकल जा रहा था। और मैं कोई ब्लॉगर तो हम्म। हूँ नहीं कि हमेशा ब्लॉग लेके एक्सपर्ट हूँ, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट था। तो वो चीज थी कि मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग कि तो थोड़े बहुत मोमेंट्स भी जो रिकॉर्ड हो जाए तो हो जाए। बाकी बहुत से ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हुए क्रिकेटर्स के साथ, और राजस्थान रॉयल्स के सीईओ के साथ, उनके साथ तो बहुत मजे हुए थे, बहुत मस्ती किए थे वो। सो इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आई थी ओवरऑल, बहुत ही अच्छा मतलब कुल मिला के। तो ठीक है, वहीं से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक टीम पे जल्दी जल्दी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा था ऑक्शन से पहले, मैंने बोला भी था एक वीडियो में कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मिचेल स्टार्क से ज्यादा पैट कमिंस एक्सपेंसिव जाएगा, सिंपली बिकॉज मिचेल स्टार्क जो इंजरी प्रोन नेचर है उनका, और वो लास्ट मोमेंट पे पुल आउट मार देते हैं। फिर T20 वर्ल्ड कप भी था, तो उस वक्त ये भी था कि यार मैं प्ले ऑफ नहीं खेलूंगा। बाय द वे मुझे ये अभी भी लगता है, अगर उनका सिलेक्शन हो गया सब कुछ तो वो कहेंगे यार अब प्ले ऑफ में मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ ये, क्योंकि बिल्कुल सर पे ही आ जाएगा वर्ल्ड कप। नहीं नहीं, बट मिचेल 24 स्टार्क तो बड़ा करोड़ तगड़ा रहता है। मिचेल स्टार्क का मैं आपको बताता हूँ मिचेल स्टार्क का क्या सीन रहता है भाई। वो मतलब इट्स जस्ट अ रोस्ट, मैं पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ मजे लेने वाला हूँ यहाँ पे, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा। तो मिचेल स्टार्क का बड़ा तगड़ा सीन रहता है। वो स्टार्ट करते हैं, वो पहले जब एकदम फॉर्म वॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो फिर एकदम ऐसा ऐसा ये निकल रही है, ये अगर वो अगर जहां उनको किसी ने एक आधा मैच में लगाए, जहां उनको 4-5 छक्के किसी ने जड़ दिए, फिर दूसरे मैच में ना उनके पैर में पहले थोड़ी सी इंजरी होती है, फिर वो 2 कदम दौड़ते हैं और फिर कप्तान आके उनसे कहता है नहीं भाई तू कर लेगा, यू आर नॉट गेटिंग इट, आई एम सीरियसली इंजर्ड, तुम समझ नहीं रहे हो। फिर कप्तान को कहता है नहीं भाई तू गेंदबाजी कर लेगा, कर कर कुछ नहीं होगा, बहुत सीरियस इंजरी हो गई है, अब कम से कम 6 महीने का तो रेस्ट लेना पड़ेगा मुझे। जहाँ उनको मार पड़ती है वहाँ उनका रेस्ट हो जाता है। और T20 फॉर्मेट में अब वो उस लेवल के मतलब एथलीट रह भी नहीं गए हैं। मतलब 2021 का वर्ल्ड T20 यार, फखर जमान से 19th ओवर में अगर आप सिक्सेस पा रहे हो, मतलब आप पावर प्ले में उनसे सिक्सेस पा जाओ तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट आप एक ओवरऑल गन डेथ बॉलर हो, और एक ऐसा बैट्समैन जिससे पहले ऐसी उम्मीद लगाई नहीं जाती थी फखर जमान से कि वो नंबर 3 पे 19वें 20वें ओवर में आकर के छक्के छक्के मारेंगे, उनसे आप छक्के छक्के खा रहे हो, लेंथ बॉल आपकी गिर रही है। सो आई वॉज रियली सरप्राइज जब 20 करोड़ पैट कमिंस चला गया, मुझे लगा ओहो प्रेडिक्शन सही हो गई, मजा आ गया। उसके बाद भाई तो वहां कैसा माहौल था, क्या मतलब आप लोग सोच रहे थे कि 24 करोड़ 20 करोड़ दिए जा रहे हैं 2 प्लेयर्स को? डू मैंने यू थिंक मैंने इट तो इज उस पे अपना वर्थ इट? ऑनेस्ट रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पर डाला भी, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनेस्टली वी वर सो शॉक्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पैट कमिंस का इतना एक्सपेक्ट तो कर रहा था, पर इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिचेल स्टार्क का मुझे पता है कि ऑप्शन डायनामिक्स ही ऐसे होते हैं, और पैट कमिंस का क्यों नहीं हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका रीजन था इम्पैक्ट प्लेयर, सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, सब आप समझते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ऑलराउंडर की वैल्यू इतनी होती नहीं है, और हैदराबाद को तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी पैट कमिंस की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो मेरे को आज भी समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं उस टीम में, लेकिन ठीक है तो है। दूसरी चीज ये है कि मेरे को पता था कि केकेआर उनके पीछे भागेगी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। गुजरात हम्म। टाइटंस केकेआर मतलब श्योर शॉट था, यही दोनों में से कोई एक लेकर जाएगा। मैं तो बार बार हम्म। वीडियो में भी कहता गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस ये पा जाएंगे, ये पा जाएंगे उनको, और वहां तक गए भी थे जब तक वो स्ट्रेच कर सकते थे। अब केकेआर मतलब जीजी जो आवेश खान पर 10 करोड़ लगा सकते हैं, तो वो स्टार्क पे 20 करोड़ लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पहली बात, ये चीज तो वेरी क्लियर, जो आवेश पे 10 लगा सकते हैं, मतलब उस टाइम जब उन्होंने लगाए थे मैंने कहा भाई, और जब उन्होंने बोला कि आवेश जैसे प्लेयर पर आप 10 करोड़ लगा सकते हैं, आप अगर ओवर स्पेंड भी कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, मैं कहा पहली बात तो इतने क्वालिटी के गेंदबाज है नहीं, तो स्टॉप क्या बोलते हैं ना कि उनका महिमा मंडन करना छोड़ दीजिए। पहली बात तो लोगों को नहीं समझ में आ रही क्या बात कर रहा है, उसके पास ये है वो है वो है। भाई वो ऐसा बंदा है ना, वो एक मैच में चलेगा 2 विकेट चटकाएगा, दूसरे मैच में वो 50 रन खाएगा। दिस इज हाउ ही इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे ही है वो। और आज भी मैं कहता हूँ राजस्थान रॉयल्स ने अभी भी, और मुझे कोई इस बात पे मतलब इफ यू वांट टू आर्ग्यू आर्ग्यू विद अ वॉल, वो सिंपल वाली चीज है कि मैं आज भी कन्विंस नहीं हूँ कि राजस्थान रॉयल्स ने इतने पैसे देके वो ट्रेड किया है। इट इज स्टिल वो नॉट तो अ मेरे भी गुड समझ में ट्रेड। नहीं आया यार, और वो वो भी बहुत जब अच्छा आपके ट्रेड पास नहीं, प्रसिद्ध सबके ऊपर कृष्णा, उठाना, जैसे जो कुलदीप राजस्थान रॉयल्स के सेन। सपोर्टर हैं वो पता नहीं क्या क्या मतलब बहुत ही अपना अलग अलग तर्क देकर उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, और वो काफी सोशल मीडिया पे फेमस लोग हैं कि दिस इज फैंटेसी में काफी फेमस है बेसिकली, तो दिस हैपेंस, ये यहाँ की लाइन एंड लेंथ के साथ ये हो जाता है, फिर उनकी पेस के वेरिएंट। मैं कहा भाई ये अंग्रेजी बोल के ना तो फालतू की नौटंकी कर सकता है, तो रियलिटी पे अभी भी आ जाओ ना, तो इट इज एन ओवर स्पेंट बाय, इट इज अ वेरी ओवर स्पेंट बाय। और वो एनएसजी को भी समझ नहीं आई थी, वो भी राजस्थान को भी समझ नहीं आई है, मैचेस के साथ उनको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। और आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, कुलदीप सेन हैं, और एक संदीप बॉलर है, और है नवदीप हाँ सैनी हाँ, है। संदीप है, नवदीप कितने सैनी, गेंदबाज चाहिए आपको, वही तो। चाहिए ही नहीं पेसर, यू डू नॉट इवन नीड अ पेसर। और कॉमन ऑलराउंडर एक सेंस। भी नहीं है आपके पास। रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन मतलब ऑलराउंडर है राजस्थान रॉयल्स में। और मेरे ख्याल से 4 विकेट कीपर्स हैं,
संजू नहीं, अभी तो सैमसन है। शिवम दुबे आ चुके हैं उनके पास, तो दुबे ही कैन बी अ गुड हिटर, तो वो चीज का हम्म। वो लोग करेंगे। तो मतलब ऑलराउंडर तो चलो ठीक है, मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है तो ठीक है, आप ऑलराउंडर उतना प्रेफरेंस नहीं भी रखते हो तो चलता है। बट मतलब मेरा मेरा बट सिर्फ मानना यही है, मैं फिर से वही चीज कहता हूँ, मैं ये चीज कहते नहीं हूँ कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि 10 करोड़ जस्टिफाइड नहीं, एंड दैट्स द होल हम्म। पॉइंट। और वो बस, भी जब ऑक्शन में आपके पास वो भी जब मावी वो अवेलेबल ऑप्शन में थे। नहीं थे। एग्जैक्टली, ट्रेड में तो कतई जस्टिफाइड नहीं है। ऑप्शन में तो हाँ। मैं फिर भी कह लेता कि भाई सामने वाली टीम लड़ रही थी, तुम पे कोई ऑप्शन नहीं था, आपने खरीद लिया, आपके पास पैसे हम्म। बचे थे, वहां भी मुझे समझ में ऑप्शन डायनेमिक्स का लॉजिक मेरे को समझ में आता है कि वहां पर कभी हम्म। जस्टिफिकेशन नहीं होगा आपके प्राइसेस का। बहुत अच्छा हम्म। प्लेयर भी बेस प्राइस पे बिक जाएगा, और बहुत खराब प्लेयर बहुत हाई प्राइस पे भी बिक जाएगा, ऑप्शन ऐसे ही वर्क करता है। बट ट्रेड में आपके पास ऑप्शन होता है कि यार नहीं खरीदेंगे, चलो ठीक है तुम ऑप्शन में आ जाओ, देखेंगे वहां पे। वहां पे और भी क्या। आपको ये लगा कि नहीं ये 10 करोड़ के ऊपर का प्लेयर है, तो दैट इज, आई मीन क्या कह सकते हैं, नहीं, अनबिलीवेबल। और शिवम मावी था ऑक्शन में, कार्तिक त्यागी था, चेतन साकरिया था, और कार्तिक त्यागी और साकरिया तो 60 लाख में आपके लिए बिके, पहले खेल भी चुके 60 हैं। लाख में बिके हैं, आप बताइए आप। 60 लाख 50 लाख साकरिया और कार्तिक त्यागी। अब मुझे बताइए, आवेश खान 10 करोड़, कार्तिक त्यागी 60, क्या कर रहे हो राजस्थान? यार, आप कुछ सोचिए, सिंपल सी वो बात है। जबकि उनके लिए पहले खेल चुके हैं, कार्तिक त्यागी की करियर वहीं से शुरू हुआ और साकरिया का करियर भी वहीं से शुरू हुआ। पहली बात तो आपको इतना जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो मैं कहता हूँ आपको लगा कि यार कुलदीप सेन भी इंजरी प्रोन है और ये क्या नाम है इनका, नवदीप सैनी भी इंजरी प्रोन है, तो चलो एक और ले लेते हैं, हाँ, हमें जरूरत है। तो यार इतने सारे ऑप्शन थे, मावी यश दयाल भी थे, वो भी 5 करोड़ में गए हैं। मुझे नहीं लगता, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है नहीं, यश ऑक्शन दयाल डायनेमिक्स का? में मैं तब भी कंप्लेन नहीं करता, वो ऑक्शन का खेल था, क्योंकि गेंदबाज चाहिए था, आरसीबी को डेस्परेटली एक पेसर चाहिए था, और सेम सामने वाली टीम को भी चाहिए था, तो वो फाइट कर रहे थे कि भाई मिल जाए। तो वहां मुझे फिर भी हम्म। समझ में आता है कि ठीक है, पर यहाँ पे तो 60 लाख पे तो आप फाइट कर सकते थे। आप हाँ एटलीस्ट आप हाँ। फाइट करते, 2 करोड़ 3 करोड़ तक जाता, 3 करोड़ पर आप उठा लेते, है कि नहीं? तो वो सही चीज बात होती। है। तो राजस्थान रॉयल्स का तो मुझे लगता है कि बैटिंग डेप्थ का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा इस साल। देखना होगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि नंबर 7 पे आपको खिलाना पड़ेगा या तो एक बैट्समैन या तो एक बॉलर टाइप का खिलाना पड़ेगा। वो तो प्लेइंग 11 के बारे में आपने वीडियो बनाई दी होगी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बहुत सारे लोग, अलजारी जोसेफ 11-12 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़, उसको कैसे देखते हो आप? आरसीबी इज अ फनी टीम, है कि नहीं? दे आर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो आरसीबी एक ऐसी टीम है ना जो, और ये मैंने अपने कई बार अपनी वीडियो में भी बोला है कि ये ऐसी टीम है जो एक्चुअली में क्या बोलूं इस चीज को, मैं इसको सही टर्म से कैसे डिनोट करूं, थोड़ा क्रिकेट से ज्यादा ना ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ब्रांडिंग अदर देन क्रिकेट। और आप क्रिकेटिंग टर्म्स में आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे, बिकॉज आपके पास हमेशा से ऑप्शन, मतलब कैसे, मैं मतलब बहुत टफ हो जाता है ऐसे टीम्स को डिफाइन करना। आरसीबी के साथ दिक्कत क्या है ना कि अब समझ नहीं आता, मतलब हम लोग तो वहां पे ऑप्शन में बैठे ही थे, और वहां पे इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे जो बेस प्राइस पर उठ गए यार, मतलब 60 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में उठ गए। पर उन टीमों ने उन खिलाड़ियों को उठाया है। अलजारी जोसेफ इज नो डाउट अ गुड प्लेयर, हमने उनके एमआई के साथ अच्छी देखा है, इनफैक्ट जीटी के साथ ही वॉज गुड, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत खराब हाँ कर हाँ, दिया कि आप ठीक बोल के था। नहीं वो खराब प्लेयर थे, ठीक प्लेयर है। बात सिर्फ ये होती कि क्या दैट वाज द ओनली ऑप्शन जो आपके पास था? क्या उससे बेहतर विकल्प आपके पास नहीं थे? क्या आपके पास टॉम करन से बेहतर विकल्प नहीं थे? यहां पर आता है क्वेश्चन मार्क। अब मुझे लगता है पर्सनली कि आरसीबी टीम में अभी भी बदलाव होंगे, मुझे नहीं लगता दिस इज देयर फाइनल स्क्वाड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग, मुझे अभी भी लगता है कि इनके पेसर्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सो वेट करने मतलब दो थोड़ा इंजरी सा। रिप्लेसमेंट की ट्रेड? नहीं नहीं, ट्रेड नहीं होगा, इंजरी रिप्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इनके पास कौन कौन है? लोकी फर्गसन है, अलजारी जोसेफ हैं और रीस टूपली, ये टॉम 3 मेन ओवरसीज टॉम है। करन टॉम है। करन ऑलराउंडर टाइप के हैं, टॉम करन और कैम नहीं, ग्रीन। बेसिकली बॉलर ही है, मतलब ज्यादा वो गेंदबाजी ही हम्म। करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है। हालांकि 100 में उनका परफॉर्मेंस उसका बढ़िया रहा है पिछले साल, मतलब उसने यार बैटिंग लेवल अपनी नहीं है, इम्प्रूव आप की है। 100 को आईपीएल से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंपटीशन ही हाँ, नहीं ये है, तो ये है। लेवल बहुत और अलग प्लस है वहाँ। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, तो आपको कितनी बैटिंग की उनकी नीड पड़ेगी, ये भी मामला है। सिराज के ऊपर फिर टीम बहुत डिपेंड करेगी, लेकिन डेथ बॉलिंग हल्की दिखाई दे रही है टीम स्पिनर्स की। कहाँ हैं? चलिए ठीक है, पेसर्स तो हैं भी, मैं कहता हूँ पेसर्स हैं भी, चलो ठीक है, जो भी हैं गेंदबाजी तो कर ही देंगे। स्पिनर्स कहाँ हैं? तो मयंक आप, डागर और कर्ण शर्मा। दैट इज द पॉइंट, आप नहीं जीत सकते ऐसे करके टूर्नामेंट।
आप हम्म। आप अपनी बैटिंग पर बहुत ओवर रिलायबल हो जा रहे हो। सही सही आप अपनी बैटिंग पर ही ओवर रिलायबल हो कि वो आपको हर मैच वो चिन्ना स्वामी पे तब भी जिता देंगे। अगर मान लीजिए हम्म। प्लेऑफ्स ऐसी कंडीशंस में होता है जहां पर बैटर्स की उतनी मदद नहीं है या बैटर्स का दिन नहीं है, आप क्या करोगे? सामने वाली टीम तुरंत दबोच लेगी ना। अब लोग ये सोचते हैं कि हम्म। यार ऐसा थोड़ी है कि गेंदबाज कुछ नहीं करेंगे, गेंदबाज कुछ करेंगे भाई। पर ऐसे प्रेशर गेम्स में ना एक टोटल टीम कंट्रीब्यूशन चाहिए रहता है। सामने वाली टीम भी तो खेलने आई है, वो लोग तो वहां नाचने तो आए नहीं है। तो आपकी एक भी वीकनेस पर वो धर दबोचेंगे, आपको वहीं पर वो जकड़ लेंगे हम्म। एंड आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं और समझनी चाहिए। ओवरसीज प्लेयर्स के डायनामिक्स ऐसे हैं कि विल जैक्स को बाहर बिठाना पड़ेगा आपको। दैट इज द पॉइंट। अब कैमरन ग्रीन का ट्रेड यार शुरू से ही मुझे आरसीबी समझ नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल। मतलब कैमरन ग्रीन के ट्रेड पर भी मैं, आप मेरी वीडियो देखोगे उस पे आए थे 5-5.5 लाख व्यूज। मैंने ये सेम चीज बोली, मैंने कहा कैमरन ग्रीन आए हैं पर क्या सच में जरूरत थी आरसीबी? क्या सच में इस टीम को कैमरन ग्रीन की जरूरत भी है एट एनी कॉस्ट? अगर मेगा ऑक्शन हो गया तो फिर से तो आपको उनको रिलीज कर देना पड़ेगा। हम्म। कैसे करोगे भाई? सो दैट इज द होल पॉइंट दैट जो लोग बोले, मतलब जो मैं क्यों बोला मैंने कि मेगा ऑक्शन आएगा रिलीज करना पड़ेगा, कि लोगों ने बोला कि अरे यार फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तुम नहीं देख रहे हो, तुम प्रेजेंट देख रहे हो। फ्यूचर है कहाँ? अगर मेगा ऑक्शन आ गया तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कैसे बनेंगे? किसको रिटेन हाँ। करेगी आरसीबी? अगर 3 रिटेन या 4 रिटेंशन के नियम आते हैं, विराट कोहली, अगर मेगा आ गया तब तो प्रॉब्लम है, या तो अगर ना आया तब तो आप विराट जस्टिफाइड कोहली, है कि ग्लेन मैं लॉन्ग मैक्सवेल, टर्म सोच रहा था। मोहम्मद सिराज, ये 3 तो फिक्स ही हैं आपके। हम्म। ठीक है, रजत पाटीदार को या तो आप छोड़ दोगे, मे बी, आई डोंट हम्म। नो, मे बी छोड़ देंगे, या मतलब किसी ना किसी को तो फाफ टू प्लेसेस। अभी मैं आपके कप्तान को तो छोड़ ही दे रहा हूँ कि ठीक है उनकी एज हो हम्म। जाएगी, आप उनको हटा दोगे, आप उनको फेज आउट हम्म। कर दोगे। फिर भी सही। कौन है ना वो कैसा चौथा, वो और कितने रिटेन कर सकते हो? नियम भी हमें नहीं पता है। अगर मान लो तीन और ही फिर आ गया तो बजट क्या फंस करोगे? जाता है। मेरा तो ये मानना है कि भाई कि जितने कम रिटेन करो उतने सही है। टीम ऐसी बनाओ कि अपना बजट ना फंसा लो, वरना जैसे तो वो डीसी ने चीज है ना। फंसा और लिया अगर आप कैमरन ग्रीन पृथ्वी को शॉ के रिटेन साथ। करोगे तो अभी तो आप उनको ज्यादा देते हो, मान लो चलो वहां पर तो आप पैसे में कॉम्प्रोमाइज उनसे करा सकते हो क्योंकि वो तो स्लैब के हिसाब से रिटेंशन और रिलीजेस होते हैं। बट वही चीज है ना कि आप देखते हैं क्या करती है टीम। नहीं, और अगर मान लो 2022 को बेस बनाते हैं तो कितना था, 17। अगर 4 प्लेयर रिलीज करते हो तो 16, 12, 8 और 6 इस तरीके से था। और 3 प्लेयर अगर आप हाँ रिटेन करते हो तो 15, 12 और 8 ऐसे था। 15, हाँ 12, हाँ 8 या 15, हाँ। 12, 7 था। तो कोहली को तो 15 आप दे रहे हो, 15 या 16 जो भी आप रिटेन करते हो वो तो दे रहे हो। और या तो फिर कैम ग्रीन को आप 17 से क्या 12 पे अग्री करा लोगे, तो फिर क्या मैक्सवेल को पॉइंट 8 यही है करोड़ ना, दोगे? ये पैसा बाद सिराज में को दोगे। 4 करोड़। स्लैब में देंगे तो स्लैब 12 में रखोगे, लेकिन पैसे उनको ज्यादा दिया करोगे। हम्म। हम्म। वो चीज हो सकती है, वो चीज करी जा सकती हम्म। है। सो द पॉइंट स्टिल इज दैट कि ये सब करके आप पहली बात तो अपना बजट एकदम कम कर ले रहे हो। और अभी भी 4 कौन से रहेंगे अभी भी आप बहुत श्योर नहीं। अभी सही ग्लेन बात। मैक्सवेल ही तो है, और अभी किसी एक मोहम्मद प्लेयर को सिराज तो भी तो कम है। देना पड़ेगा। सिराज को जैसे आप 7 करोड़ में आपने सिराज को रखा है, और हम्म। आवेश खान 10 करोड़ में खेल रहे हैं। सिराज 7 करोड़ में खेल रहे हैं। बुमराह बुमराह 12 करोड़ में है मेरे ख्याल से। 12 करोड़ में पॉइंट भाई खेल यही रहे है ना ओवरऑल। चलो ठीक है, ये तो हमने बहुत आगे की बात कर दी। ओवरऑल अगर मैं अभी सीरियसली बात करूं तो पॉइंट यही है कि आपको सीसी कैमरन ग्रीन की जरूरत नहीं थी। हैं। हम्म। ले आए अच्छी बात है, और बैटिंग डेप्थ आ गई अच्छी बात है, पर आपको जरूरत नहीं थी। आप अगर वो ना होते तो आप ज्यादा बेहतर चीजें और ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन अपनी टीम में सेटअप कर पाते, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आने के बाद वंस अगेन ऑलराउंडर्स वैल्यू उतनी नहीं है जितना टीमें सोचती हैं। और ये सच है, हम्म। नहीं है। जिन्होंने सही हम्म। तरीके से यूटिलाइज किया उनको ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लुक एट सीएसके यार, बेन स्टोक्स हम्म। खेला ही नहीं पूरा सीजन उनके लिए। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा उसके होने या ना होने से। उन्होंने पूरा वो तो चुप फिट रहने हो और गया छोड़ तब भी बेंच पे बैठा था। जब फिट हो सोचो, गया और तब भी अवेलेबल बेंच भी पे है तब बैठा भी कह रहे हैं भाई तू बैठ, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी, हम चल रहे हैं। था। आप देख रहे हो ये दो टीमें कितने अलग डायरेक्शंस में सोचती हैं। और वही सोच बताती है कि एक टीम कितनी आगे क्यों निकल जा रही। कि वो हम्म। सीएसके अब प्लेयर ऑब्सेस्ड टीम है। वो प्लेयर सिर्फ एमएस धोनी है, उनके हम्म। बाद एक भी प्लेयर ऑब्सेस्ड टीम सीएसके कभी है ही नहीं। उन्हें कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसी को 20 करोड़ दिए हैं, 15 करोड़ दिए हैं, 14 करोड़ दिए हैं। अगर उनकी टीम कॉम्बिनेशन में नहीं फिट बैठ रहे हो, चुपचाप बैठ जाओगे बाहर। वी डोंट केयर, हम्म। एंड दैट्स देयर कल्चर। वो सिर्फ एक, मैं कहता हूं चलो एक भी ऑप्शन आरसीबी भी हो जाए, विराट कोहली ऑप्शंस टीम है, आप विराट कोहली हम्म। रहेंगे इसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता इस टीम में। इस टीम में 4 5 6 खिलाड़ी अपना कोटा एकदम फिक्स रखते हैं कि ये तो 14 खेलेंगे ही खेलेंगे। अब तुम दूसरे टैलेंट्स को खिला पाओ तो जाने। ऐसा ही सेम करने में फिल एलन नहीं खेल पाए। फिल एलन हम्म। चिन्ना स्वामी पे मैं कहते कहते थक गया अपनी वीडियो में, ही इज स्टिल अ वेरी बिग पोटेंशियल।
देखिए फिन एलन के पास कोई बहुत क्लास नहीं है, इज नॉट अ वेरी क्लासिक प्लेयर। वो इन स्विंगर्स बहुत अच्छे से खेल भी नहीं पाते, आप उनको इन स्विंग डाल दोगे वो सीधा विकेट ले लेंगे, विकेट घुस जाएगी। बट स्टिल चिन्ना स्वामी जैसी पिचेस पे जहां पर उतना मदद नहीं रहती है गेंदबाजों को, थोड़े समय में चीजें फेज आउट हो जाती है, अगर शुरू के 1-2 ओवर उसने निकाल दिए ना तो इतना डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है कि वो मार देगा 40-50 गेंद पे शतक। वो आपके लिए चिन्ना स्वामी के मैचेस जिता देंगे सिंगल हैंडेडली। एंड दैट इज माय होल पॉइंट। पर आप नहीं खिला पाए, आपने 2 सीजन उनको बिठा के रखा, आप कुछ नहीं करा पाए उनसे पानी पिलाता ना। रहा बेचारा। विल जैक्स के साथ सेम चीज हुई, विल जैक्स के साथ सेम चीज, आप नहीं खिला पा रहे हो। सो दैट इज माय होल आपके पॉइंट। जब ओवरसीज कैप्टन की वजह से। और फाफ डुप्लेसी के फॉर्म को कैसे देख रहे हो? अभी तो SA20 में कोई बहुत अच्छा फॉर्म है नहीं, मेरे ख्याल से एक ही इनिंग आई है अच्छी। वो फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है SA20 में। वो ब्लंडर कर रहा है बंदा कप्तानी में भाई, SA20 में। पहले तो मैं नहीं थोड़ा कल फॉलो तो कर रहा काफी था। अच्छी पारी आई है उनकी, लाइक हाँ वही कह रहे हैं, एक दो इनिंग काफी आई है अच्छी धीरे पारी धीरे खेली टच उन्होंने। में, लेकिन यार शुरुआत फाफ में भाई। डुप्लेसिस को पर्सनली मुझे लगता है ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड अ प्लेयर हु परफॉर्म्स अंडर प्रेशर। मैंने फाफ हम्म, डुप्लेसिस को इतना देखा है कि वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करके देगा बंदा, वो कभी करे या ना हम्म, करे, मतलब हो सकता है नॉर्मल मैचेस में ही वोंट परफॉर्म, बट आई हैव सीन हिम एटलीस्ट विद सीएसके, जितना मैंने उनको फॉलो अप किया, जब भी किया, जब भी वो अंडर प्रेशर रहती थी, जब भी टीम ऐसे मतलब समझ रहे हैं आप, प्ले ऑफ्स में जाए, नॉकआउट फेजेस में रहे, मैंने हमेशा देखा है कि उन्हें मैचेस निकाले, तब निकाले हैं जब 3 आउट हो जाते हैं, 4 आउट हो जाते हैं, अगर वो खड़े वो अब मैचेस निकाल के देंगे, वो मैचेस जिता के हम्म, देंगे। दैट इज समथिंग। और वही काम उन्होंने उसके साथ अभी कल के भी मैच में किया, कि इतना पारी को हम्म, आगे बढ़ा दिया था कि उसके बाद आप आके उसे जिता सकते थे। मोइन अली एंड डोनोवन फरेरिया, अभी आरआर पे हमने फरेरिया की बात, वही सेम सिचुएशन है इनकी की तरफ। मैंने बोला, हाँ खिला मैंने नहीं लिखा था सकता है। सोशल मीडिया पे कि अगर आरआर को अपने टीम को सेटल करना है, फरेरिया को एनी हाउ 11 में लाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे जो करो, आई डोंट नो कि आपको क्या करना पड़ेगा, बट ट्राई टू पुट फरेरिया इन योर 11 एट एनी कॉस्ट। आपको कोई एक्स फैक्टर बाहर से लाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के पहले लिखा था मैंने बेसिकली, जरूरत ही नहीं है इस टीम को। फरेरिया ऑलरेडी आपके पास एक्स फैक्टर एकदम ऐसे जीता जागता बैठा हुआ है कि भाई खिला ले, एक आधा मैचेस तो दे दो, वो वाली चीज है। तो सेम चीज है यही इनके साथ भी। एंड फाफ डू प्लेसेस तो मुझे लगता है वैसे भी पता नहीं, मेरे ख्याल से ये आखिरी सीजन है उनका। मुझे नहीं लगता इसके हम्म, बाद वो आरसीबी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ जो स्किपर तो। रूट खेल गया दोनों वन से पहले यार, राजस्थान में जो रूट 2 मैच खेल गया। दोनों वन से एज अ मुरैना से पहले। स्किपर तो यही रीजन होता है ना, आप मतलब वही तो कहते हैं, आप ऐसे ब्लंडर्स करके, पता नहीं यार, पता नहीं, ये तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, ये तो टीम बहुत ज्यादा, हाँ मतलब हो सकता है कि ये तो हम अपने आप को बहुत ही ओवर एडवांस समझते हैं कि हम बहुत बड़े क्रिकेट के ज्ञाता हैं। ये तो सामने वाली टीम सही में एकदम क्या बोलूं लुल्ली टीम है, जिनको इतने बेसिक्स कॉल भी नहीं समझ में आते हैं कि यार फरीरिया जैसा प्लेयर आपकी टीम में बैठा हुआ है और आप रूट को खिला रहे हो, क्या कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको? यार दिल्ली कैपिटल्स के लिए इट इज ऑल अबाउट, नहीं दे आर गुड। अरे मेरे को अभी याद आया, नहीं उन्होंने हैरी ब्रूक, क्रिस्टन स्टेप्स को खरीदा इन मिडिल ऑर्डर, दैट वाज अ गुड डिसीजन। और अंडर बजट दोनों को लाने की कोशिश भी कर ली है, दैट वाज इंडीड वेरी गुड, क्योंकि इनको चाहिए था। अब गलती दिल्ली ने ना ऑक्शन में नहीं की, रिटेंशन में कर दी थी। इन्होंने, वो कहते हैं ना कि दे फक्ड अप इन देयर रिटेंशंस लिस्ट, तो वहां पर इन्होंने एकदम हाँ वो कर दिया था। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया, पहली बात तो आपने फिल सॉल्ट को किस बेसिस पर रिलीज किया, दैट वाज अ हाँ ब्लंडर, यार, और फिर उनका दैट वाज अ अनसोल्ड जाना यार, वो भी ब्लंडर मेरे लिए बेसिकली। बड़ा सरप्राइज था वो कि फिल सॉल्ट अनसोल्ड चला गया यार। चाहे उनका बजट उठाकर देखोगे, चाहे आप उनकी हम्म। परफॉर्मेंस उठाकर देखते हैं, मुझे अभी भी समझ नहीं आता दिल्ली कैपिटल्स की क्या दिमाग में चल। और अच्छा मैं बताता हूँ, उनकी जगह लाया किसको बैकअप ओपनर में, शाही होप को। अरे वो अपनी टीम में परमानेंट नहीं है भाई वो तो। तो आप ये सब जब शायद आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि फिन भाई मेरे एलन। को मैनेजमेंट में रखो, मैं तुम्हें जिता के देता हूँ ट्रॉफी, तुम रखो तो सही मुझे एक बार अपने टीम में। नहीं, फिन एलन, फिल सॉल्ट, जॉश इंग्लिश, तीनों अनसोल्ड चले गए भाई। और शायद वो बिक गया यार। यार क्या ये है समझ, भाई ये तो ये? ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में इस बार ऐसी स्पिन फ्रेंडली सरफेस बना देंगे, जो मुझे अब जब आप बहुत लॉजिक बदल ना, कि जब मैजिक नहीं चल रहा है तो लॉजिक ढूंढ लेते हैं। तो लॉजिक ये हो सकता है कि यार, तो ये सोच रहे हैं कि यार दिल्ली में इस बार ना पिछली तरीके की पिच नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो उतना कुछ खासा था नहीं, शुरू में तो एकदम ही पाटा ही मिल रही थी इनको कि मारो हम्म, भाई। और उसमें भी वर्ल्ड देखो कप में तो आपने, बहुत ही फ्लैट थी। हाँ वर्ल्ड कप में। हाँ वर्ल्ड कप में एक्चुअली मेरे को याद है क्या ही हम्म, पिचेस थी, एकदम पाटा ही थी कि मारो जितना मार सकते हो। तो वो चीजें नहीं रहेंगी मुझे लगता है, तो फिर दिल्ली फिर से वही अपने पुराने रूप में आएगी, इसलिए शाही होप है मे बी कि एक बंदा अपने को चाहिए जो थोड़ा सा संभल कर खेले, क्योंकि अपन बनाएंगे यहाँ पढ़ने पे वहां जाएगी जो शाही होप, जो मे बी फिल शॉर्ट उतने अच्छे से या कोई और उतने अच्छे से नहीं खेल पाएगा, फिन एलन नहीं खेल पाएंगे मे बी, अगर ये हम्म, चीज है दिमाग में तो अब नहीं कह सकते हम। बाकी उसके अलावा तो, हम्म, लेकिन मैं फिर भी तो यही कहता हूँ कि कितने मैचेस, तब भी तो साथ ही हैं।
और यार मैं तो कहता हूँ T20 एक ऐसा खेल है ना जहां पर बहुत स्किल सेट की जरूरत ही नहीं होती है, जहां पे बहुत टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। अगर बल्ले पे गेंद आने लगी तो वो आती है, फिर गेम फुटबॉल हम्म जैसी दिखती है। T20 का खेल एकदम ही ऐसा है। T20 में यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ टेक्निक टू प्ले दैट गेम, कि भाई मेरा फ्रंट फुट स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा बैक फुट स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे को गेम लाइन और लेंथ सही से जज होनी चाहिए। नहीं होता, और किसी से नहीं होता। सब ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, लगती है तो छोड़ दे, और नहीं लगी तो खत्म। एटलीस्ट स्पिन एलन तो ऐसे ही करते हैं, आज तक ऐसे ही करते हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं। एटलीस्ट अपनी टीम के लिए तो वो डिलीवर कर देते हैं न्यूजीलैंड के लिए। सो मतलब वही चीज है। अब दिल्ली कैपिटल्स ने तो ऑक्शन में बहुत ही खराब, मतलब ऑक्शन में उसको लेकिन जो चीज अगर उन्होंने खराब की उसको कवर अप किया। रोमन पावेल को आपने रिलीज कर दिया। ऑन व्हाट बेसिस यू रिलीज समवन लाइक रोमन पावेल, जो चार चार पांच पांच छक्के मारने का दम रखता है एक एक ओवर में, आपने उसको रिलीज कर दिया। और आप उनकी जगह लेकर आए हो ट्रिस्टन स्टब्स एंड किसको, हैरी ब्रुक, हैरी ब्रो को। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो थोड़ा सा लगता है कि यार ये आपने एक्चुअली में ये दोनों नाम वहां होने चाहिए थे। अगर इसी दिल्ली के स्क्वाड में फिल सॉरेल भी होते, इसी दिल्ली के स्क्वाड में रॉबिन पावेल होते, मैं इनको और अच्छा स्क्वाड मानता। बहुत कुछ डिपेंड करेगा ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत अगर आते हैं, वो कितना और कितनी फॉर्म में आते हैं और कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो बंदा जिसने सही से अभी बैटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं की है, और आईपीएल इज जस्ट 2 months अवे। हम्म और इसलिए बहुत सीरियसली डाउटफुल है कि वो खेलेंगे भी या फिर नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये रिटर्न एज अ स्किपर, क्रिक बस ने भी रिपोर्ट कर दिया है। बट देखते हैं यार आगे 2 महीने में क्या होता है। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो दिल्ली इज इन अ ह्यूज ह्यूज ट्रबल, क्योंकि डेविड और वार्नर भी कोई बहुत कुछ खास नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल में T20 क्रिकेट में वार्नर भी बहुत कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ये भी दिल्ली को आई थिंक वार्नर तो, मुझे बहुत खुशी तो नहीं है कहने में, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं एक टाइम पे। वो भी लेफ्टी हैं तो मैं भी लेफ्टी हूँ, तो मेरे लेफ्टियों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। बट आई थिंक ही इज नाउ पास्ट हिज प्राइम, ऐसा मुझे लगता है। हाँ मतलब वो एट ऑब्वियसली। बेस्ट आपको कुछ इनिंग्स अच्छी मिलेंगी, नो डाउट, कुछ इनिंग्स जरूर अच्छी मिलेगी, बट क्योंकि आईपीएल इतना वो जो एक मतलब, डेविड वार्नर का वो ऑरा हुआ करता था ना, अब वो हाँ नहीं दिखता है, वो खत्म हो गया है। ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतने हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी डेविड वार्नर के हर कोई फैन रहा है यहाँ पर, आपको ये नहीं कह सकते कोई उनके अगेंस्ट एजेंडा चला रहा है, कोई उनसे वो करता है। रियलिटी नहीं ये नहीं, है कि रन अब वो देखने में आपको लगता अभी है भी कि अब बना वो, कर देंगे, हाँ अब वो मुझे उतना ऐसा लगता है। अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो जो खेलते थे ना, वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं दिखता है। वो रन बना हम्म देंगे, बट वो नहीं लगता है ना, वो जो डेविड वार्नर हम देखते थे 2017 16 18 में, कि मारते समय भाई तोड़ फोड़ देता हम्म। था हैदराबाद के लिए, वो चीज अब नहीं दिखती है। तो ये है। और अगर वो मतलब आपके लिए बेसिकली एक टॉप ऑर्डर एक्यूमुलेटर की तरह आप उनको देख सकते हो, जो 130-135 के स्ट्राइक रेट पे फिर भी खेलेगा एट हिज वर्स्ट। अब हाँ, हम 160 का स्ट्राइक रेट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी किसी इनिंग में कर दे, लेकिन उसके बाद आपको पृथ्वी शॉ, जो ऑलरेडी उनके ऊपर था कि रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, काफी लंबे टाइम तक रिपोर्ट हुआ रिलीज हो जाएंगे, आखिरी में उनको रिलीज नहीं हुए, उनको रखा गया। उसके दैट वाज अ बाद गुड डिसीजन। उसके होना बाद भी नहीं था नंबर मेरे 3, लिए इसका वैसे। और नंबर 3 पे कौन खेलता है डीसी के लिए? तभी तो रायली रोसो खेले थे थोड़ा टाइम, तो नंबर 3 पे याद ही नहीं आ रहा कौन खेलता है ऐसे। ये नहीं, आपने तो शॉकिंगली मेरे से पूछा, मैं एकदम ब्लैंक हो गया। पहले श्रेयस खेलते थे तो मेरे दिमाग में तो श्रेयस आ रहा है, श्रेयस खेलते, लेकिन अब नहीं, तो श्रेयस नहीं खेलते हैं। तो नंबर 3 पे थोड़े टाइम मनीष पांडे को लेकर के आए थे, वो एक आध मैच 3-4 पे रहे। और अभिषेक पोरेल जो उनके विकेट कीपर हैं, अगर पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको ट्रिस्टन स्टब्स को भी खिलाना पड़ेगा। तो ट्रिस्टन स्टब्स, हैरी ब्रुक, डेविड वार्नर और एंड्रिक नॉर्किया, ये 4 आपके ओवरसीज पूरे हो गए। फिर कुलदीप और अक्षर पटेल 2 स्पिनर्स हो गए। और अक्षर पटेल को तो आपका बस चले तो लुंगी एनगीडी के भी नीचे बैटिंग कराती दिल्ली, पिछले साल नंबर 8 नंबर 9 पे बैटिंग करवा रहे हैं अक्षर पटेल से। और वो सब तो रिलीज हो गए ना, रिपल पटेल वगैरह, उनको तो शायद रिलीज कर दिया है। मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा, मैं पता नहीं क्यों ब्लैंक और हो गया। ललित यादव हैं, सुमित कुमार हैं, और कुणाल कुशाग्रा शायद हैं दिल्ली कैपिटल्स में। ये 2-3 प्लेयर हैं जिनको आपको आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ेगा कि कौन कहाँ खेलेगा कहाँ नहीं खेलेगा। सो मिडिल ऑर्डर आपका पूरा, अगर ऋषभ पंत रहते हैं तो क्या वो कीपिंग करेंगे? अगर वो कीपिंग नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे? तब तो शाय होप की फिर भी जगह नहीं बनती ना। अगर आप स्टब्स को भी खिलाओगे, ब्रुक को भी खिलाओगे, वार्नर को भी खिलाओगे,
और नॉर्किया को खेलना ही नहीं खेलना तो अगर 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 वो नहीं है, अगर दिल्ली कैपिटल्स के पास ऋषभ पंत नहीं है तो कुमार कुशाग्र एज अ विकेट कीपर खेलेंगे। मे बी ही विल प्ले ओनली एज इम्पैक्ट प्लेयर और समथिंग, कुछ भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, बट कुमार कुशाग्र खेलेंगे क्योंकि कुमार कुशाग्र पर दिल्ली ने बहुत भरोसा जताया है। मैंने एक इंटरव्यू में है। पढ़ा था कि सौरभ गांगुली ने बोला था कि 10 करोड़ भी लग जाएंगे तो हम लगाएंगे इस पर हमें कुमार चाहिए। सो हो सकता है कि वो उनमें कोई ऐसा पोटेंशियल बेसिकली देख रहे हैं हो जो हम सकता नहीं है। देख पा रहे। वैसे नंबर 3 पर उनके लिए मिचेल मार्श खेलेंगे। हाँ मिचेल मार्श, वो उसने रन ही नहीं बनाए थे पिछले साल तो हम भूल गए। तो वार्नर, मार्श और हैरी ब्रूक और नॉर्किया, तो 4 ओवरसीज तो हो गए, फिर तो हो गई। स्लॉट बचा ही नहीं है आपके पास। तो मतलब स्टब्स भी बेंच पे बैठेंगे मोस्ट हाँ लाइकली, अगर ब्रूक फिर और स्टब्स में से कोई एक ही मिडिल ऑर्डर में आपके लिए खेलेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बना दोगे तो ब्रुक भी नहीं चलेंगे। हम्म। वो तो उनका भी काम वहीं खत्म हो जाएगा हैरी ब्रुक का, क्योंकि उनको तो बल्ले पे मैं गेंद आए उस। पर्सनली देखो पोजीशन के हिसाब से ब्रुक को खेलना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, पर मैं पर्सनली हम्म मुझे खिलाना होगा तो मैं स्टब्स को खिलाऊंगा। मैं इन पर हम्म दाव खेलूंगा। ही इज अ मोर ऑफ एन इन्फोर्सर, वो अटैकिंग इन्फोर्सर, हम्म ये चल हम्म सकता है। अगर ये चलेगा ना तो ये बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। एंड हम्म। आई थिंक ही कैन आल्सो गिव यू सम विकेट कीपिंग ऑप्शंस एज वेल। हाँ हाँ, कीपर या कीपर कीपर। तो वो चीज का भी आपको एक एडवांटेज रहेगा अगर ऋषभ पंत नहीं भी खेलते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली करूंगा। बाकी हैरी ब्रोक भी ऑप्शन है, मतलब इनके पास वो स्लैश ही है, हैरी ब्रोक स्लैश ट्रिस्टन हम्म, स्टब्स, जिनको चाहे खिलाए, हम्म। जिसकी फॉर्म आए खिलाए। अब मैं तो देख रहा हूँ कि यार खलील कैसी गेंदबाजी करते हैं, बिकॉज एक टाइम पे तो इंडिया खेल गए थे, रोहित शर्मा के बहुत फेवरेट थे 2018 के टाइम पे एशिया कप में। रोहित ने ट्वीट एशिया कप में तो पोस्ट, खेल रहे थे ये, हाँ। अरे रोहित ने इनके लिए ट्वीट कर दिया था, पोस्ट कर दिया था, एवरीवन इज एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। हमने कहा अरे खलील की लग रहा है निकल पड़ी। लेकिन उसके हाँ हाँ, लेकिन फिर उसके बाद तो उसमें रोहित कैप्टन थे ना 2018 वाले हाँ ये तो याद है एशिया। मेरे को, तो 2018 में एक्चुअली तो मैं शुरू तब की जो क्रिकेट उतनी कवर नहीं करता था ना, तो मैं इतना था नहीं सोशल मीडिया पे। तब इन्होंने ट्वीट भी उनके लिए कर दिया, पोस्ट भी कर दिया, ये बहुत एक्साइटिंग लड़का है, ये है वो है, हमें लग रहा अब रेगुलर खेलेगा। बट उनके बाद वो इतने इंजरी रहते हैं यार, इतने इंजर्ड रहते हैं ये लोग कि वो पूरा करियर ही खत्म हो गया। लेकिन अब थोड़ी स्पीड उनकी बढ़ी है रणजी वगैरह में, सो वो एक लेफ्ट आर्म सीमर फिटनेस में। अगर आप अपनी पैरामाउंट नहीं रखेंगे भाई तो क्रिकेट में नहीं चल पाएंगे, ये बहुत सिंपल सी चीज है। और एक और टीम जिसने काफी सारे चेंजेस किए डीसी की तरह, काफी सारे महंगे प्लेयर्स को हटाया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उन्होंने किसको हटाया? लोकी फर्गसन, शार्दुल ठाकुर, मतलब पूरी टीम ही खाली कर दी उन्होंने। पूरे और वो तो जब जीजी रसल भाई है, जीजी भाई ने बोला कि ऐसा करो, तुम लोग रहने दो, मेरे को संभालने दो, बहुत किया तुम लोगों ने, देख लिया भाई लोगों की परफॉर्मेंस। और तो रसल वो ने जब उसमें वो जीजी का स्टोरी बहुत बड़ा लगाई रोल थी, है ऑब्वियसली। अच्छा वो क्या हुआ, मतलब वाई जीजी लेफ्ट एलएसजी, और आप तो एलएसजी के अंदर तक होके आए हो, तो कुछ मिर्चा मसाला है हमारे लिए वहां पे? नहीं नहीं, उसमें सिंपल सी चीज थी, उसमें कोई ऐसा लेफ्ट वाला एक्चुअली सीन नहीं था। जितना मुझे पता है कि लास्ट टाइम तक भी संजीव गोयनका सर बहुत अच्छे से चाहते थे कि जीजी स्टे करें, बट बिकॉज हम्म केकेआर से उनका मतलब, इसमें एलएसजी से कुछ गलत नहीं है, बस केकेआर से हम्म उनका इतना अच्छा कनेक्शन था कि केकेआर ने उन्हें कन्विंस कर लिया। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने हाँ, जितने लिए शाहरुख इतना खान कुछ के नहीं घर है। डिनर खाने गए हाँ थे। शाहरुख खान भी जाके जब मिल लिए ना, तो वो चीजें वहां पे जाके फाइनल हो गई कि जब शाहरुख खान का हाँ, इन्फ्लुएंस आ गया उसमें, तो बिकॉज उनसे इतने अच्छे रिलेशन है उनके, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई चले चलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एलएसजी से कोई संबंध खराब हुए। इनफैक्ट जस्टिन लैंगर एलएसजी के कोच बने कि जीजी ने ही सजेस्ट किया जाते हुए जीजी नहीं कि मैं कराया तो था, वो तो जा रहा ऑब्वियस हूँ, था। गिव इट टू जस्टिन लैंगर। हाँ तो उसमें बहुत ही हाँ। अच्छा, मतलब कहते हैं बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिले हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक सेकंड मैं चार्जर लगा लूं। हाँ हाँ। तो गौतम गंभीर जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स में आए, और वहां पर पूरा का पूरा सपोर्ट स्टाफ चेंज हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स में। एमएसके प्रसाद, जस्टिन लैंगर, और कोई भी चेंज हुआ? आई थिंक मॉर्ने मॉर्कल इज स्टिल देयर ना, मॉर्ने मॉर्कल या आई थिंक सो। लखनऊ में। तो वो जो राहुल द्रविड़ वाली खबर आ रही थी, राहुल द्रविड़ राहुल वाली नहीं, न्यूज आ रही राहुल थी, द्रविड़ वाली खबर थी कि अगर वो बीसीसीआई के बीसीसीआई उसमें से नहीं, हाँ नहीं एक्सटेंशन नहीं रहेंगे लेते। तब वो जाएंगे एलएसजी में। तो वो हाँ बात हुई थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने कन्विंस कर लिया कि नहीं हमारे साथ ही स्टे करिए। तो क्योंकि उसमें भी एक रीजन ये था कि बीच में ये भी तो हो रहा था कि रोहित शर्मा कंटिन्यू नहीं करेंगे ना एज अ लीडर। तो द्रविड़ का ये नहीं था कि हम्म रोहित रहेंगे तो आई विल बी देयर, अगर वो नहीं है, वही नहीं हट रहे, ट्रांजिशन फेज से ही जा रही है बीसीसीआई, तो बात अलग है। हम्म लेकिन जब बीसीसीआई ने ये पर्सनली डिसाइड कर दिया कि नहीं सब कुछ वैसा ही रहेगा, तो फिर द्रविड़ भी आ गया उसमें। तो वो मतलब वही चीज थी हम्म। उसमें। तो इसमें कैसे देख रहे हो आप मिचेल स्टार्क,
चेतन साकरिया, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मतलब एक बहीमत इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना बड़ा सुपरस्टार 12 साल से रेगुलर क्रिकेट जो खेल रहा है, 12-14 साल से, और बाकी भारत के छोटे छोटे बच्चे जो एक सीजन भी अभी तक पूरा नहीं खेले हैं। तो इस बॉलिंग, और वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और अनुकुल रॉय, सुयश शर्मा, मुजीबुर रहमान, मतलब 5 स्पिनर्स हैं इनके पास, और बाकी सब भारत के छोटे छोटे बच्चे वाले गेंदबाज हैं जो अभी नए नए आए हैं और एक मिचेल स्टार्क है और गस एटकिंसन है, वो भी अपना पहला सीजन खेलने आ रहे हैं। सो ये बड़ा वियर्ड मतलब मुझे लग रही है, मतलब ऐसी स्क्वाड मतलब बड़ी वियर्ड लग रही है मुझे देखने में। आपको कैसी लग रही है? नहीं यार, स्क्वाड वाइज तो मेरे को वो चीज समझ में आ रही थी जब मैं इनके ओपनर्स फिक्स कर रहा था। मैंने वीडियो में बोला था उस चीज में कि जब आप अपने ओपनर्स फिक्स करते हो और आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर नहीं फिक्स कर पा रहे हो अपनी टीम में, अपनी प्लेइंग 11 में, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद योर टीम। दैट्स वेरी सिंपल। उसमें आपको कुछ फिलहाल सोचना नहीं। बिकॉज अगर आप केकेआर टीम में जाएंगे, आप स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर पिक करेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय शुड बी टीम्स चॉइस। नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, आपकी प्लेइंग 11 नहीं तैयार होगी। हो गया, यहीं पर खड़ा हो गया। यहीं पर ये समझ में आ गया कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग 11 के साथ मैदान पर उतर ही नहीं सकते कभी। आप उतर ही नहीं पाएंगे किसी भी दिन। 14 के 14 मैचेस में, अगर उससे ज्यादा खेलते हैं तो 16 मैचेस, नहीं तो 14, आप नहीं खिला पाएंगे। सिंपल सी बात। सो दैट इज माय होल पॉइंट विद द केकेआर टीम। एक लाइन में वो आपको कंक्लूजन दिखता है कि आपने अपना स्क्वाड सही तरीके से तैयार नहीं किया। अब उसमें आप पर्सनली ये कर सकते हो कि कॉम्प्रो के साथ ही टीम आगे बढ़ेगी। कॉम्प्रोमाइज क्या करोगे, किस पे करोगे? मुझे लगता है रहमानुल्लाह गुरबाज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है टीम की टॉप ऑर्डर में कि ही हैज टू डिलीवर नाउ, क्योंकि जेसन रॉय जैसे सुपरस्टार को आपको बाहर बिठाना पड़ सकता है। नहीं तो कैसे करोगे यार? आपको रहमानुल्लाह गुरबाज खिलाना है, आपको आंद्रे रसल, सुनील नारायण रिटेन्ड है तो खिलाना ही है, और फिर मिचेल स्टार्क खत्म। या तो फिर आपके अंदर इतनी गट्स हो कि आप सुनील नारायण को बाहर बिठा सकते हो, क्योंकि बाहर आपके पास बैठाओ। स्पिनर्स हैं। और अगर सुनील नारायण बैटिंग से नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं अभी भी कहता हूं केकेआर टीम को कि इनको बैठा लेना चाहिए सुनील नारायण को। एंड देन मैं तो कह रहा था रिलीज कर देना चाहिए। जेसन रॉय, आंद्रे रसल एंड मिचेल स्टार्क। यही होना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास वरुण है, अनुकुल रॉय को आप खिला ही नहीं पाते, जो कि वही काम कर सकते हैं जो आपके लिए सुनील नारायण करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से उसको तो आप टीम में जरूर डालो, क्योंकि जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स होती हैं, मुंबई को छोड़ करके, क्योंकि मुंबई वानखेड़े की कंडीशंस थोड़ा फास्ट बॉलर्स को सूटेबल तो करती समझिए हैं। कि जीजी साहब वहां पर है ना, वो सुनील नारायण को ड्रॉप करेंगे, आपको लगता है? नहीं करेंगे, शुरू मुश्किल में है। तो नहीं करेंगे। और वो जो न्यूज आई थी उत्कर्ष की, आंद्रे रसल को रिलीज के बारे में सोच रहे हैं, वो रसल ने एक स्टोरी भी डाली थी, पता नहीं क्या था उसमें, वो बकवास, उसमें फेक न्यूज। कहां से सुन रहे हैं आप? बहुत ज्यादा न्यूज सुन रहे हैं भाई। आंद्रे रसल, मैंने कितनी बार लिखा सोशल मीडिया कि आंद्रे रसल नहीं रिलीज होंगे, ये कंफर्म है, ही वोंट बी रिलीज। that's for sure. आंद्रे रसल won't be released from this team। और आ रही थी बार बार न्यूज, लेकिन मैं कह रहा था कि मेरा ये मान, अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मतलब अभी हो गया तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि won't be released, बट मैं बार बार ये कहता था मेरा अपना मानना ये है कि वो नहीं रिलीज होंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। जब मैं ये चीज बोल देता हूँ तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे पता है कि वो नहीं रिलीज होंगे, बट आप कमिट नहीं करना चाहते हो ना कोई चीज की, भाई चिल्ला के कह दो, फिर एंड मौके पे कोई चीज बदल जाए, तो आप वो चीज नहीं ना चाहते। ये जो हार्दिक पांड्या वाले केस में बहुत लोगों के हार्दिक साथ पांड्या हुआ। वाले केस में मेरे साथ हो चुका था, मैं एक बार जेल चुका था, तो मैं वो चीज नहीं चाहता था रिपीट भी हो जाए, क्योंकि बड़ा इसमें डायनामिक्स बहुत अजीब होते हैं, अजीबो गरीब होते हैं। क्योंकि अच्छा, मैं हार्दिक वाले केस पे अभी आप बात करते थोड़ा, हार्दिक पर क्यों मैं कह रहा था, बिकॉज आई न्यूज पता है क्या थी? पहली बात तो एक शॉकिंग न्यूज थी, मतलब मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं था हार्दिक के बारे में, हाँ, एक तिरवी भर भी नहीं पता था। मतलब और ये आई था ऐसे कि shocking आएंगे। रोहित जाएंगे। हाँ जब ये अटैच हुआ कि हार्दिक आएंगे, रोहित जाएंगे, मैं कहा इससे बकवास न्यूज नहीं हो सकती, मैं नहीं मान ये सकता तो कि नहीं हो रोहित कोई और सकता। टीम ज्वाइन कर ले। पर ना ना बाद में ना। उस न्यूज को आधा कर दिया गया, और जब वो आधा था तब वो बिलीवेबल था, तब वो हमेशा से बिलीवेबल था कि हार्दिक आ सकता है। मेरे को हार्दिक पे भरोसा भी नहीं है कि वो टिकेगा, वो चल सकता है। पर मैं ये नहीं मान सकता कि रोहित मुंबई में छोड़कर किसी और टीम में चले जाएंगे। दिस इज अनबिलीवेबल, एटलीस्ट इस स्टेज पर जैसी चीजें चल रही थी। और मुझे पता था कि मुंबई को भी पता है कि अगर रोहित उनकी टीम से चले गए ना, खत्म हो जाएगी उनकी टीम, स्टैंड नहीं करेगी। ये चीज एमआई को भी अच्छे से पता थी, वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते रोहित को। तो मैंने तुरंत कहा बकवास न्यूज है। बट जब उसको हाफ कट करके ये लगाया गया कि नहीं यार, रोहित तो नहीं जाएंगे, वहां तो डील नहीं हो सकती, पर हार्दिक आ सकते हैं, तब मुझे लगने लगा कि यार ये सीरियस हो सकता है, ये चीज है। अगर ये हार बार बार आ रही है तो दिस वुड बी अ सीरियस थिंग, और फिर तो ओवर सीरियस से टर्न आउट हो गई। ये यार जानते हो कहाँ से सबसे पहले न्यूज आई थी? मतलब मुझे जहां से सबसे पहले पता चली थी कि रोहित जा रहे हैं, या तो जीटी ने मांगा है, पहले न्यूज आई कि हार्दिक के बदले जीटी ने
रोहित मांगा है मुंबई से। हमने कहा ये तो अगर मान लो मुंबई अग्री भी हो जाए तो जीटी फिर हार्दिक की जीटी वो रोहित की जीटी को इतनी कोई अभी जरूरत नहीं है जिस स्टेज पे रोहित अपने करियर के हैं। और फिर उनकी ब्रांड वैल्यू के अलावा आप मतलब एक ऑलराउंडर के बदले एक ओपनिंग बैट्समैन लोगे, फिर शुभमन गिल के साथ ओपन करेंगे, फिर आप उनको कैप्टन भी बनाओगे, फिर 2 साल बाद आप कैप्टन बदलोगे, तो ये बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा एक नई टीम के लिए कि आप हार्दिक को छोड़ दो। फिर ये होने लगा यार कि हार्दिक रुकने ही वाले नहीं है। अब फिर एक न्यूज आई कि रोहित जा रहे हैं कहाँ, चेन्नई सुपर किंग्स। अरे वाह। सुनी थी ये वाली न्यूज, सुनी थी, बताया कहाँ से आई थी ये? मतलब मैंने सुनी थी, पढ़ी नहीं थी, मैंने सुनी थी एक वीडियो में। रात में एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पे 4-5 लोग बैठे थे, उन्होंने बताया था कि ये हो सकता है कि जिन्होंने बताया था सबसे पहले 6-8 महीने अच्छा, पहले स्पोर्ट्स तक की बात कर रहे हैं। कि हार्दिक पांड्या यार, तो वहां पे ये बहुत चल रहा था अच्छा। कि हाँ हाँ कि, और अभी भी वहां पे ये भी तो न्यूज ब्रेक की थी वहां पे कि ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स चले जाएंगे, 2025 में जा सकते हैं। वो तो जब 25 आएगा तब ये भी अनबिलीवेबल सिनेरियो नहीं है, ये बिलीवेबल हाँ सिनेरियो हाँ है। ये इसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं होगा, मैं नहीं हाँ, मानता, ये नहीं हो हो भी सकता है, सकता। इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली। अगर सीएसके लग गई तो वो ले भी आएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और ये रोहित वाली न्यूज लेकिन जब थी, हमने कहा यार जैसे विराट कोहली की न्यूज थी कि T20 में सेलेक्ट नहीं होंगे वो अफगानिस्तान के सामने, वो न्यूज देखी थी आपने? कहते विराट, ट्विटर पे तो वायरल भी हुई थी, कहते हैं कि ट्विटर पे तो विराट बहुत चला था कोहली, कि विराट कोहली नहीं, वो वर्ल्ड कप का था ना कि ईशान किशन उनको रिप्लेस करेंगे, ही इज हाँ हाँ डाउटफुल, हाँ, नहीं वो जब चीज था। अफगानिस्तान की टीम आने वाली थी रात में, तो उससे पहले पूछते हैं कि आप बताइए क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में है? तो कहता है नहीं, मतलब एकदम डंके की चोट, एकदम कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ, कहते हैं नहीं। ट्विटर पे देखा था हमने, ट्विटर पे वायरल हुई थी क्लिप, फिर उसमें विराट कोहली का नाम आ गया था। ये भी मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी हो सकता है, मतलब इतना कुछ जिस दिन होने लगेगा तो फिर तो हम अपने एनालिसिस बंद कर देंगे कि भाई अब तो कुछ भी हो सकता है। कोई किसी भी टीम में जा रहा है, विराट कोहली T20 में ना आए और रोहित शर्मा आ जाए, ये कहाँ हो सकता था? मुझे तो नहीं हाँ, तो पॉसिबल लगा। वो तो कॉमन सेंस था कि यार ये तो दोनों नहीं आएंगे, आएंगे तो दोनों आएंगे, वो सिंपल सी चीज हम्म, थी। तो वो जब एक हम्म, टाइम ये कंफर्म हो गया कि रोहित तो आएंगे, तो वो था कि हम्म, विराट भी आ जाएंगे। मुझे पर्सनली हम्म, सिर्फ ये था कि क्या विराट चाहते हैं या नहीं। एक चीज जो मेरे माइंड में हम्म, स्टक कर रही थी ना, कि विराट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कुछ दिन से ऑब्जर्व करेंगे या कुछ महीनों से, विराट ने अब तक क्या रहता था, विराट बहुत क्रिकेट ऑब्सेस्ड थे, वो नहीं हम्म, मिस करते थे। अब वो छोड़ने लगे और ये विराट ने हम्म, खुद, ये मेरी लाइंस नहीं है, अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में, आई हम्म, थिंक पूमा या किसी के साथ उनका इंटरव्यू था, हाँ उसमें पूमा उन्होंने बोला का। था कि हाँ, कि नाउ मैं उस फेज में हूँ लाइफ के जहां पर मैं अपनी फैमिली को एक स्टेप आगे रखता हूँ, और मैंने क्रिकेट को एक स्टेप पीछे कर लिया है, और ये मैंने कर लिया। उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली थी, ऐसे ही कुछ बोला था कि नाउ आई हैव, मतलब इंग्लिश में था ऐसा कुछ कि नाउ आई हैव टेकन वन स्टेप बैक फ्रॉम क्रिकेट एंड ऑल, और मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो वो चीज मेरे को थी कि ये हो सकता है कि कोहली खुद कह दे कि यार मैं नहीं खेलूंगा। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मेरे को दिमाग में बस यही था, बाकी ऐसा नहीं। मुझे पता था कि बीसीसीआई तो कभी जिंदगी में नहीं कह सकती। बीसीसीआई इतनी टफ, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बीसीसीआई इतनी टफ कॉल्स लेने के लिए कभी जान ही नहीं जाते। दे हैव नेवर टेकन दैट गट्स वाली कॉल, वो ले ही नहीं सकते। उनको अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत मेंटेन रखनी रहती है। लास्ट टाइम आप बताइए मुझे जब बीसीसीआई ने कुछ ऐसी कॉल ली हो कि भाई हटा दिया इसको। मेरे ख्याल से जब गांगुली की कैप्टेंसी ली थी 2005 में तब वो की थे। बात है। मैं उसके पैदा बाद जस्ट तो हुआ था, तब की बात बता रहे हैं हम, वही मैं कह रहा हूँ कि वही कह रहा हूँ कि उसके बाद मतलब तब मुझे की नहीं बात है। ध्यान उसके बाद से कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं लेते, वो नहीं लेते, वो हमेशा प्लेयर पे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये हुआ। जो विराट और पूरा गांगुली वाला सागा हुआ था, ऑनेस्टली उसमें भी हमें पता है कि एक जगह पर उनसे बोला गया कि भाई, एक जगह उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी, तो उनसे ये बोला गया कि यार हम चाहते हैं कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन, बस दैट वाज द होल थिंग। कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको कैप्टनसी से, मतलब ऑब्वियसली हटाया ही, आप कहेंगे सही चीज यही है कि हटा दिया कि जब आपने T20 छोड़ दी। बट ये चीज थी कि आपने T20 पहले छोड़ा, अगर आप नहीं छोड़ते तो वो लोग ये नहीं करते कि तुम सारी कप्तानी छोड़ दो हमेशा के लिए। बीसीसीआई ऐसी टफ कॉल्स नहीं लेता है, वो नहीं लेता है, तो वो चीज मेरे को पता थी कि वो नहीं करेंगे। तो हार्दिक वाला मैटर हुआ, और हार्दिक के बाद जिस तरीके से वो मुंबई में आए, और मतलब लास्ट सीजन एक मतलब थकी हुई बॉलिंग से, आधी बॉलिंग भी नहीं थी भाई मुंबई के पास मेरे हिसाब से, तो रोहित शर्मा उनको लेकर के गए सेमीफाइनल्स तक, प्लेऑफ्स तक। तो उस डिसीजन को हाउ डू यू सी?
एकदम ही से मतलब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा देना एकदम ही से, मतलब कोई हवा नहीं कुछ नहीं। वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल आप हारे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो भी था, हफ्ते भर बाद आपकी कैप्टेंसी चली गई। उस पूरे मूव इसको को आप मुझसे कैसे ज्यादा देखते हो? क्रिटिसाइज तो मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया पर किसी ने किया होगा। काफी लोगों ने बहुत मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वो दोनों तरफ से बनाने की कोशिश की है। मैंने हाँ ओपनली क्रिटिसाइज किया है, मतलब मेरी हर वीडियो में मैंने आई सेड दैट मुंबई इंडियंस ने प्रूव कर दिया कि दे से दैट दे आर वन फैमिली बट दे आर नॉट, दे आर अ बिजनेस फैमिली हु आर रनिंग बिजनेस, कंप्लीटली बिजनेस वो चला रहे हैं और उनका बिजनेस माइंडसेट है। उनको किसी के इमोशंस और इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक फ्रेंचाइज है और फ्रेंचाइज बिजनेस और प्रॉफिट पे वर्क करती है, फ्यूचर पे वर्क करती है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि रोहित शर्मा, देखो यार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक साल रोहित को कप्तान रखते, हार्दिक को लेकर आते, बोलते कि यार भाई तू ही कप्तान है, आप ही हम्म, खेलोगे, आप ही फ्यूचर कप्तान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक साल खेल लो। रोहित को यार एक सम्मान इतने 5 ट्रॉफी का है, एटलीस्ट ऐसे ऐसे सडन हटाते नहीं है। 2024 के बाद तो वैसे भी मेगा ऑप्शन है, अपन देख लेंगे ना, फिर वहां रिटेंशन रिलीज में सेटल कर लिया जाएगा, हटा एक फेज आउट हो जाएगा, जनता भी धीरे धीरे समझ जाएगी और कुछ ऐसा सडन हार्ट ब्रेक और ये चीजें नहीं होंगी। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग ऑल दैट दे वर लाइक कि नहीं भाई हमें तो 2024 में ट्रॉफी जीतनी है और हमारा कुंफू पांड्या हमें ट्रॉफी जिताएगा, रोहित के बस ये तो अब बात है नहीं। तो जस्ट लीव हिम आउट। और मुझे नहीं समझ में आता, और मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं आज भी एक बात आपको बताता हूँ, अगर रोहित एज अ कैप्टन नहीं खेलते हैं ना, तो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल में भी उनकी जगह बन रही है हमारी टीम? जिस नहीं तरीके तो की उनकी फॉर्म पिछले हमारे को ये 2 3 सोचना सालों चाहिए। में रही है। और रिस्पेक्ट तो नहीं करते हो, वो तो तुमने दिखा दिया कि रिस्पेक्ट तो तुम कितनी करते हो भाई, ये तो मत कहना एटलीस्ट आके कि वी रिस्पेक्ट हिम एंड ऑल, एंड प्लीज मत कहना एमआई वालों। तो वो तो आप वैसे भी नहीं करते हो रोहित की। तो सिंपल सा क्राइटेरिया यहाँ पर यही है कि फिर आप उनको प्लेइंग 11 में भी देख रहे हो क्या? 2024 के 11 में भी आप उनको जगह दे रहे हो या नहीं? आप दोगे वही, क्योंकि आपको पता है कि उसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट हो जाएगा अगर आप नहीं देंगे। पर उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीजें अब चलने लगी हैं, उन्हें पता है दिस इज द ईयर, इसके बाद हम निकाल देंगे, एकदम ही फेज आउट हम्म, कर देंगे रोहित को फ्रॉम द एमआई हम्म। फ्रेंचाइजी, हम हटा देंगे। तो वो उन्होंने भाई बहुत ही क्लियरली शो कर दिया कि दे आर द वन हु केयर्स अबाउट हाँ देयर मतलब बिजनेस। आईपीएल में उनका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा नहीं है रोहित का पिछले कुछ सालों से। और अगर आपके 4 5 इनिंग खराब निकलती है देन यू नेवर नो, आपके पास डेवॉल्ट ब्रेविस तो ओपनर है ही है, और ओवरसीज आप फिट भी कर सकते हो ओवरसीज स्लॉट आप आराम पे हमेशा एक्स्ट्रा खाली है, से। हमेशा खाली लेकर चल रहे हो। हम्म, दैट इज माई होल पॉइंट कि भाई अगर हम्म, रोहित ऐसा लीडर नहीं है तो क्या रोहित ऐसा बैटर अपनी जगह बना पा रहे हैं अपनी टीम में? नहीं, पहले तो एमआई ये सोचेगी ना। और वो अब पता है क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, अभी से ही बता दे रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, हम्म, आईपीएल में चलेगी। ठीक है। अब एमआई टीम क्या करेगी? एमआई टीम अब सिंपथी गेम खेलेगी। वो अब बहुत ही सिंपली क्या करेंगे कि भाई कैप्टन कप्तानी से हटाया, जितना क्लैश सुनना था सुन लिया, अब सब नॉर्मल हो गए, एवरीवन इज सेट एंड आउट, सब लोग हो चुके हैं ठंडे। हम प्लेइंग 11 में डालेंगे रोहित को, ठीक है, हम प्लेइंग 11 में डालेंगे, उनको खिलाएंगे, हम वेट करेंगे उनके फेल होने का। अब जब वो फेल हो रहे हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे। हम एमआई फैंस, क्योंकि एमआई फैंस अब कंफ्यूज है ना, उनको एक तरफ रोहित का भी प्यार जाग रहा है पर उनको एट द सेम टाइम रिजल्ट भी चाहिए, तो दे विल बी लाइक कि दे आर कंफ्यूज्ड। एंड अब उनको रहेगा कि यार नहीं देखो रोहित नहीं चल रहा है, अब तो ये कप्तान भी नहीं है, अब तो इनको हटा देना चाहिए। एक टाइम तक वो रिस्पेक्ट से हट करना, वो अपनी टीम की उस तरफ सोचने लगेंगे और एमआई चुप रहेगी। और जब एमआई ये चीज एनालाइज करने लगेगी कि अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो वो कह देंगे देखो भाई हमने तो नहीं हटाया, आप ही ने बोला कि बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें बैठाना पड़ा, हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, हम्म। सिंपल स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे ये दिमाग लगा के ये पूरा बिजनेस रन कर रही है एमआई, यही उन्होंने किया इस पूरे इसमें, और वही वो लोग यहाँ भी करेंगे। चलो यार ठीक है, एमआई का तो देखा जाएगा, आईपीएल आईपीएल है, इसका इम्पैक्ट इंडियन टीम पे पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा, वो तो साबित हो गया ना। अच्छा, बीसीसीआई ने भी ये चीज दिखाया, मतलब बीसीसीआई ने भी एमआई को आप कह सकते हैं कि कड़ा वो दिखाया कि हमें आपकी डिसीजन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो कि हम्म, हम लोग खुद कह रहे थे कि यार जो बंदा एक फ्रेंचाइज की कप्तानी नहीं कर सकता, क्या सच में वो इंडियन टीम को लीड कर सकता है? मतलब जिसको फ्रेंचाइज कप्तानी से हटा दे रही है, अगर आप इसको और हम्म, अच्छे टर्म में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, पर सच्चाई यही है। हम हम्म, बस हम्म, एक फैक्ट बोल रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज जिसने एक कप्तान को हटा दिया कि यू आर नॉट द कैप्टन जिसकी हमें जरूरत है, तो क्या वो इंडियन टीम को एक टूर्नामेंट में लीड कर सकते हैं? ये एक सवाल था हम्म, हमारे जहन में जो तुरंत आया, और हार्दिक को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा था। पर बीसीसीआई उस टाइम रोहित के साथ स्टैंड लेती है और वो कहते हैं ही इज आवर कैप्टन एंड वी डू नॉट केयर, वी डू नॉट गिव अ फक कि भाई एमआई टीम यहाँ पर क्या सोचती है या उनके क्या डिसीजंस है, हमें कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता है, हमारे लिए ये कप्तान है और वही रहे। तो दैट वाज, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ा, पढ़ना होता तब तक पड़ जाता और नहीं पढ़ा, ये क्लियर मैसेज है। हम्म। नहीं, जैसे आपस में प्लेयर्स की बॉन्डिंग, हार्दिक एंड रोहित, नहीं बिकॉज तो वो तो हार्दिक एमआई लिटरली। पे इफेक्ट पड़ेगा ना भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीजें नहीं आएंगी। मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल क्रिकेट में ये इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव को, भुवनेश्वर सॉरी सूर्य कुमार यादव, बुमराह को,
ये सब हमेशा रोहित के साथ रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट। अगर किसी को लगता है कि वो हार्दिक के साथ हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। हार्दिक अभी जब टीम में आएंगे ना, तो उनका अच्छे से स्वागत होने वाला है एमआई में। उनको बहुत मुश्किल से अपने प्लेयर्स चला के चलने पड़ेंगे, क्योंकि खुश कोई भी नहीं है। और ये बेसिक कॉमन सेंस है भाई। रोहित के बाद सूर्य बेचारा सोच रहा है कि भाई कप्तानी तो मेरी है, इतने सालों तक मैंने कंट्रीब्यूट किया, ये कप्तानी मेरी है। बुमराह सोच रहे हैं भाई 5 ट्रॉफी में कम से कम 4.5 ट्रॉफी तो मैंने जिताई है, तो कप्तानी तो मेरी ही है। और आई एम द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट टीम, सो आई शुड लीड दिस टीम। और फिर अचानक से हार्दिक पांड्या आउट ऑफ नो वेयर आ जाते हैं, एंड ही बिकम्स द लीडर, ही बिकम्स द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, हमें नहीं पता। तो वो दोनों क्या सोचेंगे? वो दोनों तो ये सोचेंगे ना कि अब तो हमारी पीठ पे छुरा भोंकने वाली काम कर दिया मैनेजमेंट ने। तो वो आप कमराडरी अब नहीं बिठा पाओगे। आप कोशिश करोगे कि बिठा जाए, हाँ आओ, वो मीडिया के सामने आएगी भी नहीं। हमारे आपके सामने जब प्लेयर उतरेंगे, अरे मेरे भाई कैसा है, तो यही करेंगे। बट अंदर अंदर सबको पता होता है कि यार हर इंसान ह्यूमन बीइंग है, और वो नेचुरल चीज होती है जो आपको बुरी लगती है, तो वो तो रह गए। और सूर्या का केस तो फिर भी चलो ये था कि आई थिंक इज 33-34 के आसपास उनकी एज है, बट हार्दिक और बुमराह तो बिल्कुल सेम एज के हैं, दोनों 30-30 के हैं। सो आई थिंक कि बुमराह का तो भाई तगड़ा काटा यार, आप 12 करोड़ में उसको खिला भी रहे हो। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और सैम करन, 18 करोड़ सैम करन पाए ले रहा है। बुमराह 12 में खेलने, फिर आप उनको कप्तानी भी नहीं दे रहे हो। सबसे ज्यादा लॉस में अगर पूरे आईपीएल में कोई चल रहा है तो अपने बुमराह भाई चल रहे हैं। बुमराह भाई को कह देना चाहिए 2025 के पहले भाई मेरे को रिलीज कर दो, मेरे को जाने दो ऑप्शन। बुमराह भाई जाएंगे, कोई ना कोई टीम कैप्टन भी बना ही देगी। 25-30 करोड़ तो कहीं नहीं गया ऑफर देके टीम बना देगी। भाई बुमराह जैसा प्लेयर मिलेगा ना, तो टीमें बोलेंगे हम कैप्टन बना देंगे। बाद में वाइस कैप्टन करके या कुछ भी करके अगर लीडरशिप नहीं भी आई, तो वो बाद में टीम्स कैसे कॉल देती है, पहले बंदा चाहिए, बाद में देख लेंगे यार, बाद में अपन बैठा के 4 मीटिंग में सेटल करा लेंगे, वो इशू नहीं है, पहले बंदा तो आए। अभी वो जो कह रहा है सब मान लो, सब सारी टर्म शीट पे साइन कर दो। जैसे उस टाइम, अब आप हार्दिक पांड्या को ही देखिए फॉर एग्जाम्पल। हार्दिक, एमआई का एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले बंदा तो है। एमआई से जो हार्दिक ने बोला, उनको लाने के लिए उन्होंने सब पे एग्री किया था। पहले बंदा तो आए, फिर देखेंगे क्या करना है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम है कि हार्दिक हमें चाहिए। अब उसके लिए रोहित को हटा भी देना पड़ेगा तो हमें फर्क नहीं है। वो कहते थे टीम से भी बात करो तो कर देते। तो एक ये है कि बंदा आना अच्छा, चाहिए। कैमरन ग्रीन जब उनके पास ऑलरेडी थे, एक बहुत ही हाई कैलिबर वाले ऑलराउंडर जिनको आपने महंगा खरीदा था, तो आपने उनमें कुछ देखा ही होगा। और एक सीजन के बाद मतलब हार्दिक पांड्या ही क्यों? ऐसा अगर अगर आपके पास कोई बड़ा सुपरस्टार ना होता, जैसे आप बोल सकते हो कि केकेआर में श्रेयस के अलावा अब तो रिंकू हैं, बट लास्ट ईयर तक जब रिंकू इंडिया नहीं खेले तो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, और श्रेयस भी उस लेवल के सुपरस्टार नहीं थे जैसे विराट और वगैरह। आपके पास तो यार सुपरस्टार्स भी थे इंडिया के, रोहित थे, देन बुमराह, देन सूर्या। इनसे बड़े स्टार्स आपके और कौन से होंगे? ये क्या आ रहा है? अरे ये आईफोन का भी नया इफेक्ट है यार, ऐसे करते मैंने कहा, ये कौन भूत उठ टहल रहा है क्या पीछे? तो आपके पास तो सुपरस्टार्स भी थे, जैसे एसआरएच के पास कोई बहुत बड़ा इंडियन सुपरस्टार नहीं है, तो वो किसी को लुटा दें पैसा 20-25 करोड़ की, भाई हार्दिक तुम आ जाओ, कप्तानी भी ले लो, ओनरशिप भी ले लो, सब कुछ ले लो, वो तो मेरी समझ में आता है। बट मुंबई को ये करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, मुझे लगता है पर्सनली ये है कि हार्दिक को मुंबई को हार्दिक बहुत पसंद है, और अंबानीज को एक्चुअली हार्दिक हमेशा से पसंद है। अब जैसा जो आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स तक पे, अगर आप उसमें आपने सुना होगा तो राहुल सर ने एग्जैक्टली ये सेम चीज पूछी थी यार, कि ये हमेशा से प्लान था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आज हुई है या मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। उनका हमेशा से था कि यार हार्दिक को हम आज नहीं तो कल ला ही लेंगे। आप समझ रहे हो? अगर इस लिहाज से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्दिक को एमआई बहुत मानती है, एंड दे थिंक दैट ही इज अ पोटेंशियल लीडर, एंड विच ही इज। आई मीन गुजरात में जाने के बाद बैक टू बैक ट्रॉफीज एंड फाइनल्स तक पहुंचाना क्या कोई बच्चे का खेल है यार? लोग तरस जाते हैं फाइनल्स और ट्रॉफी जीतने के लिए यहाँ पर। कुछ टीम में 15 साल से टीम नहीं बना पाती भाई, एंड उसने ऐसे कर दिया कि भाई इट्स नथिंग, कि लिटरली लाइक नथिंग। भाई मैं नई टीम बनाई, क्या नई टीम? लो ट्रॉफी ले लो, खत्म करो मैटर ही। तो ये कोई रेट नहीं कर रहा था 2022 के आईपीएल से पहले, कोई रेट नहीं कर रहा था जीटी को, हम खुद ही नहीं कर रहे थे, दूसरों को क्या कोई नहीं कहें? कर रहा है तो क्या बोलेंगे आप? तो दैट्स द पॉइंट, क्या वो वैल्यू है हार्दिक की। मैं हार्दिक को इसमें कुछ गलत कह ही नहीं रहा हूँ। हार्दिक को अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी में उसकी क्या गलती है? भाई वो तो गलती मैनेजमेंट और उन सबकी है ना, उसमें हार्दिक का थोड़ी कोई रोल है। उनको तो अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको उनकी वैल्यू मिल रही है, वैल्यूएशन मिल रही है, वो डिजर्व करते हैं यार। कोई भी लीडर इतना अच्छा लीडर बन जाएगा तो हर इंसान में उसकी वैल्यू हो जाएगी।
सो कटा तो गुजरात का है ना। उसमें हार्दिक के थोड़ा उसमें कुछ जा रहा है। तो बात सिर्फ यही है कि हार्दिक के पोटेंशियल पर मुझे डाउट नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत ही वाइज डिसीजन है एमआई का। एमआई में क्या कह रहा हूँ, बिजनेस रन कर रही है, बिजनेस की तो मैं उनकी तारीफ ही कर रहा हूँ ना। मैंने यही बोला ना कि वो इमोशनली नहीं खेल, उनको इमोशनली सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बिजनेस वाइज दे आर अंबानीज। उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया वाई दे आर अंबानीज। उन्होंने बना दी यार अगले 10 साल की टीम। अब कैमरॉन ग्रीन और हार्दिक पांड्या को कंपेयर मत करिए यार, वो इंडियन ब्रांड वैल्यू लाकर देते हैं, वो लीडरशिप लाकर वो दे तो रहे हैं। है। कैमरॉन ग्रीन कुछ नहीं दे सकते उसमें से, अभी उनको कई साल लगेंगे उस लेवल तक आने पे जो आपको हार्दिक अभी ही एज इट इज लाकर दे रहे हैं। और उनकी गेंदबाजी और कैमरॉन ग्रीन की गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। हार्दिक पांड्या has genuinely improved as a bowler. He's a very good bowler right now. आपको वो नई गेंद से गेंदबाजी डाल के देंगे और विकेट टेकिंग रहेंगे, नहीं पड़ता है तो एक आधा ओवर वो हट भी जाते हैं। मैंने उनको ये भी देखा, वो अपने रिकॉर्ड नहीं खराब करना चाहते, अगर एक आधा ओवर में उनको मार पड़ जाती है तो वो हट जाते हैं, फिर वो दूसरे अपने मेन गेंदबाज डाल देते हैं। पर शुरू में उनको हमेशा गेंदबाजी करनी रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम विद जीटी उन्होंने विकेट भी ला कर दी। तो ये चीज है यार। और बैटिंग एबिलिटीज पर तो कोई डाउट करे हार्दिक के, तो फिर तो क्या, फिर उसने क्रिकेट नहीं देखी है। तो आई दैट्स थिंक माय नंबर पॉइंट ऑफ 4 व्यू नंबर 5 पे ही हार्दिक। खेलेंगे। बहुत स्ट्रांग इंडियन कोर है, ईशान, रोहित, सूर्या, हार्दिक और तिलक एंड टिम नेहाल। डेविड, मतलब टिम डेविड। ओवर इंडियन कोर की बात कर रहे हैं, इंडियन बैटिंग कोर जो है उसकी। मतलब आप अगर ना भी खिलाओ टिम डेविड को तब भी 4-6 इंडियन बैट्समैन तैयार हैं, और विष्णु विनोद आपके एक कीपर बैकअप। एमआई इज अ टीम टू बीट भाई। 2024 आईपीएल में एमआई इज अ टीम टू बीट, देखो बस कौन सब जीत फिट रहा है। रहे बुमराह वगैरह। हाँ हाँ, अगर सब फिट रहे तो मुझे नहीं लगता कोई आसपास भी इनके आएगा, स्टैंड भी करेगा जिस क्वालिटी को लेकर चल रहा है। हालांकि एमआई केप टाउन के साथ भी हमने वही देखा कि उनके पास भी क्वालिटी का गजब के प्लेयर्स थे, और जो 2 साल बैक टू लास्ट बैक में, दोनों सीजन से लास्ट में तो बट वही कह रहे हैं, होने को तो कुछ हो सकता है, बट क्वालिटी में आप कह सकते हैं कि एमआई ने और बना लिया। एमआई ने मेगा ऑप्शन के पहले ही अपना फ्यूचर बना लिया है, मैं तो यही कहूंगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का मेरे हिसाब से भी इंडियन बैटिंग कोर काफी ठीक ठाक है। अगर देखो आप, वेंकी, श्रेयस, नीतीश एंड रिंकू, ये 4 मेन आपके प्लेयर्स हैं, और 2 आपके और केएस भरत। वो बंदा जो टेस्ट, जिस तरीके से अभी टेस्ट में आज उन्होंने बैटिंग की है, अभी लोगों को बता दें, अभी तो एपिसोड आप बाद में देख रहे होगे, अभी इंडिया की इनिंग चल रही थी, क्या ऑल आउट हो गई इंडिया? 8 विकेट हाँ, गिर गए मैंने थे देखा जब था हम तो लोग। 8 विकेट थे, उसके बाद मैं इधर आ गया। हाँ, 8 विकेट हमने भी देखा था जब होते हैं, तो 28 गेंदों पे 6 हाँ, रन ऑल बनाए आउट हो केएस। गई, ऑल आउट हो गई। टारगेट है 399 का, इंग्लैंड को चाहिए 360 अभी और। विकेट नहीं गिरा है? नहीं, अरे यार 400 पार कर लेते मेरा भाई, 399 का टारगेट दे दिया। कोई प्राइस थोड़ी लगा रहे हैं, 399 ओनली। अब अगर आज विकेट नहीं गिरी, 6 ओवर और बचे हैं, तो फिर कल मजा आएगा देखने में पूरा। तो मैं ये कह रहा था खैर, कि केएस भरत। हाँ बोलो बोलो। खैर जीत तो जाएगी इंडिया की, बट ठीक है। हाँ हाँ, जीत जाना चाहिए यार। ये लोग बहुत ज्यादा माहौल बना देते हैं भाई, तो ये इतना माहौल लोग बना देते हैं, इंग्लैंड हाँ, ये एक कर आधा देगा मैच वो। जीत जाएगी ना इंग्लैंड तो सब कुछ हाँ, भाई देखो क्या ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता यार, एक आधा जीत जाते हैं। और जब भी इंडिया के खिलाफ जब भी कोई डेब्यूटेंट आता है, इंडिया हमेशा उसको 5-6 विकेट गिफ्ट में दिए हैं। हम लोग कभी डेब्यूटेंट को निराश करते ही नहीं है। मैंने भाई लास्ट टाइम दस देखा दस नहीं था कि हम साल कब से हम निराश देख हुए। रहे हैं, कितने साल हो गए हमको क्रिकेट देखते। जितने भी बॉलर आए हैं भाई, पहले सचिन बहुत डेब्यूटेंट को विकेट देते थे, मिचेल स्टार्क को विकेट दिए दे रहे हैं, नेथन लायन विकेट ले रहा है पीछे से आके। 2011-12 वाली जो सीरीज थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की थी भाई, हमेशा से, और टेल से बहुत मार खाते थे। टेल आती थी, टेल आउट ही नहीं कर पाते इंडिया वाले। खैर, तो ये हम कह रहे थे कि एमआई के बाद मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर का जो इंडियन बैटिंग कोर है वो बहुत सही है, लेकिन दोनों में की डिफरेंस ये है कि उनकी यूनिट एकदम सेटल्ड है। एमआई की उनकी बैटिंग यूनिट सेटल्ड है। आपको केएस भारत को खिलाना पड़ेगा अगर आप जेसन रॉय को खिलाते हो। उनको खिलाने का मतलब है कि वेंकटेश अय्यर को आपको बीच में खिलाना पड़ेगा, बिकॉज केएस भारत को तो आप 4-5 पे नहीं खिला सकते। उसके उससे फिर ये होगा कि आपको अगर या तो श्रेयस नीचे जाएंगे या वेंकटेश नीचे जाएंगे, और केएस भरत और जेसन रॉय ओपन करेंगे। और अगर आप रहमानुल्लाह को खिलाते हो तो फिर आपको वेंकटेश के साथ आप ओपन कर सकते हो, लेकिन फिर जेसन रॉय बाहर बैठेंगे। तो ये बड़ी नहीं, दुविधा फिर वाली आप रहमानुल्लाह फिरबाज और जेसन रॉय दोनों को खिलाओ, सुनील नारायण को ड्रॉप करो, आंद्रे रसल को खिलाओ, मिचेल स्टार्क को खिलाओ, और एक बैटर ड्रॉप कर दो अपनी टीम से। मे बी वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर दो। उनको तो पर्सनली आपने मुझे ये आप। ज्यादा सेटल्ड 11 नजर आती है। हाँ, ये तो है। अगर आप सुनील को ड्रॉप करते हो तो भी आपके पास वरुण हो गए, अनुकूल हो गए, सुयश हो गए, 3 स्पिनर्स तो आपको मिल आपको ही गए। तीन नीतीश स्पिनर्स राणा मिल ने गए। बॉलिंग
प्रूव कर इनफैक्ट लिया अपनी नीतीश राणा कैन बॉल नाउ, और आप में अभी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ही पिक्ड कर विकेट्स रहा है। इनफैक्ट लास्ट सीजन। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये ज्यादा सेटल्ड है। आपको हाँ, सुनील ये नारायण तो को है। ड्रॉप करना लेकिन पड़ेगा टीम आपको से। सुनील नारायण को ड्रॉप, और आपने वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया था 8 करोड़ में कि उनसे बॉलिंग करवाएंगे, ऑलराउंडर थे, फिर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया, तो अब वो भी आपका वो नहीं रहा। शुभमन गिल को तो आपने उतना जीटी उनका को रोल दे नहीं है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय को आपको खिलाना है, दैट इज द परफेक्ट 11। आपको एक बैटर हम्म, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको केएस भरत के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और सब आपका सेटल रहेगा। क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है, देखिए अगर बनाते हैं अपन रहमानुल्लाह गुरबाज एंड एक तो ये आ जाता है तो रहमानुल्लाह गुरबाज एंड जेसन रॉय, एंड उसके बाद मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रसल, रिंकू, और रिंक रिंकू सिंह मिस कर देते हैं। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, इनफैक्ट दे कैन प्ले रमनदीप, ही कैन आल्सो बॉल ऑफ स्पिन बहुत ही अच्छी। और उसके बाद आपके स्पिनर्स और गेंदबाज मिचेल स्टार्क और वरुण। हाँ स्टार्क, हर्षित, वरुण और सुयश, और फिर इम्पैक्ट प्लेयर आप वैभव अरोड़ा को ले आओ, एक फास्ट बॉलर ले हाँ, आओ। या तो इम्पैक्ट आप सुयश को ले आ दो, वैभव को, क्योंकि वैभव थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं, वो ही कैन हिट। हाँ, तो आप सुयश को डाल सकते हो इम्पैक्ट पे और वैभव को ऊपर रख सकते हो। मुझे लगता है ये ज्यादा सेटल्ड और हम्म। परफेक्ट 11 रहेगी केकेआर टीम तो की। 4 पेसर हो गए, वैभव, हर्षित, स्टार्क और आंद्रे रसल। उसके हम्म। बाद आपके सुयश, अनुकूल, वो वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स हो गए, और आप उनको भी, रमनदीप हो गए। रमनदीप, नीतीश, और कितने बॉलिंग ऑप्शन और चाहिए कितने आपको? चाहिए आपको भाई? वही ना। और ये लेकिन आपके सुनील ज्यादा नारायण सेटल्ड चले 11 है। अब इसके बाद जाए। अब इसके बाद इसके साथ आप उतरो, और अगर रॉय और गुरबाज में से किसी की परफॉर्मेंस नहीं आती है 3-4 मैचेस में, तब आप फेज आउट कर, तो फिर से बैक टू प्लान बी के साथ चले आओ। वो मुझे लगता है सबसे परफेक्ट रहेगा फॉर केकेआर। बाकी देखते हैं, अगर सुनील नारायण का प्रेम जागेगा तब तो फिर तो मेस्ड अप 11 ही कुछ आपको देखने को मिलेगी, कुछ में ये नहीं है वो नहीं क्योंकि है। या तो बैटिंग डेप्थ नहीं होगी, या एक बॉलर आपको कम करना वही कह रहा हूँ, वो पड़ेगा। मेस्ड अप होगा एक नेक्स्ट जगह पे। तो ये कितनी टीमें हो गई? केकेआर, केकेआर, आरसीबी, पंजाब बची है, और हैदराबाद पंजाब, बची है। चेन्नई, हैदराबाद। पंजाब चेन्नई हैदराबाद, हो गया। हैदराबाद पे चलते हैं। हैदराबाद से मेरा ये था कि भाई आपको, आपके पास मार्करम है, आपके पास क्लासन है, यार यही और सेम आप, चीज तो मैंने बोली थी अपने इंस्टाग्राम रील में जब मैं अब आपके वहां था पास दुबई में। ट्रेविस हेड भी है, मयंक अग्रवाल भी आपने रखा। बहुत चला कि मयंक अग्रवाल इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई आरसीबी का कप्तान बनवाया दे रहा है, कोई कहीं कैप्टन बनवा रहा है। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जो अपने बेस्ट स्लॉट पे आप खिलाते। इतने ऑप्शन आप इकट्ठा कर लेते हो कि एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो ये होता है भगाओ इसको, भगाओ दूसरे को लेकर के आओ। विवरांत शर्मा ने रन बनाए, वो बेचारे अनसोल्ड चले गए। जिस जिस यंगस्टर ने रन बनाए वो सब अनसोल्ड गए। भाई विभ्रांत शर्मा को जब इन्होंने रिलीज कर दिया, आई वाज देन शॉक्ड। क्यों रिलीज कर दिया यार? एक यंगस्टर था, बेस प्राइस पे उठाए थे, रख लेते, क्या जा रहा था? मतलब ही वाज नॉट सो कॉस्टली, और ऐसा कुछ था कि आपके स्लॉट बहुत फिल हो जा रहे थे, नहीं तो आप तो बहुत ही सुपरस्टार दिखे। कुछ चीजें बहुत ही कम समझ में आती है मुझे इस टीम की। तो आप पैट कमिंस हैं, हसरांगा को आप फ्री में मिल गए, फ्री में आपने हसरांगा को उठा लिया वहां से, ठीक है। तो हसरांगा, पैट कमिंस, जो मेरा गणित कहता है भाई, जो आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए तो हसरांगा, पैट कमिंस। अब तो भाई खिलाना ही पड़ेगा, 20 करोड़ दिए हो। अब तो कैप्टनसी की भी बात आ रही। इनफैक्ट मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने पॉडकास्ट के अनाउंसमेंट में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि क्या पैट कमिंस कप्तान बनने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के? कहने लगे उत्कर्ष भाई से पूछना, उनको पता होगा। नहीं, अगर नहीं बनी तो ज्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, क्या बन सकते हैं? आई डोंट नो, मैं यही रिप्लाई करूंगा, मुझे नहीं चलो, लग रहा 4 बनेगा। ओवरसीज में तो रहेंगे, 4 ओवरसीज प्लेयर्स तो में तो वो रहेंगे ना, पैट कमिंस। अगर कप्तान नहीं है तो नहीं रहना चाहिए। तो भाई 20 करोड़ दे के बेंच पे बिठावा दोगे यार उसको? दिस इज हाउ इट इज। पैट, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अह, पहली बात तो हैदराबाद टीम को पैट कमिंस पे तो कप्तान बना दो तो प्लेइंग 11 में रखो, मुझे समझ में आता है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। तब एडन मार्करम को बिठाना पड़ेगा, या फिर ग्लेन फिलिप्स जैसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज को बिठाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अपनी प्लेइंग 11 की ऐसी की तैसी करानी ही पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप नहीं बना पाओगे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11। सेम वही किसका हाल, वही केकेआर वाला हाल हो जाएगा। हाँ, तो सेम वो चीज है हैदराबाद टीम के साथ। या तो फिर आप ये करो, नहीं बनाएंगे बैट कमिंस को कप्तान, खरीद लिए हैं, क्यों खरीदे हैं?
चलो ठीक है, अपना खेलने वाले के लिए इधर उधर जो है टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं था तो चलो खरीद लिए, मजा आ रहा था, ये करके सोच लो। और अगर नहीं बना रहे हो कप्तान, तो मैं अभी भी कहूंगा स्टार्ट विथ मार्को यान्सन। Marco हम्म, Jansen is a far better T20 player than Pat Cummins when it comes to T20 format. प्लीज कोई लोग इसको लेकर भड़के ना। When it comes to T20 फॉर्मेट यानी कि T20 प्रारूप में ही सिर्फ मार्को यानसन पैट कमिंस से बहुत बेहतर खिलाड़ी है। इस चीज को अगर आप नहीं समझते हो, इसका मतलब ये है कि आपने T20 क्रिकेट सही से फॉलो नहीं किया, या आपने पैट कमिंस की जर्नी को सही से फॉलो नहीं किया। T20 11:30 क्रिकेट की के खिलाड़ी इकोनॉमी कभी नहीं रहे, वो T20 फॉर्मेट की खिलाड़ी नहीं, ही इज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर एंड देन अ वेरी गुड ओडीआई बॉलर। आप प्लेयर। समझिए, टेस्ट के वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वही लाइन लेंथ उनके पास रहती है और वही बल्लेबाजी है। सबसे बड़ी बात तो उनके पास बैटिंग भी है, वो टेस्ट में अच्छे से डिफेंस करने वाली। हालांकि काफी लोग इसको भी काउंटर करेंगे कि यार से वो सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी तो भूल गया क्या? नहीं भाई, मैं वो नहीं भूला हूं, बट वो वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं। फिर मैं वही कहता हूँ, T20 में वो वो एक रेयरेस्ट केसेस फ्री सबके किनिंग साथ थी आते हैं। भाई, वो फ्री वही किनिंग। आ रही अब थी जैसे बंदे तो पे भाई, सुनील घूम नारायण रहा को था। भी है। सुनील नारायण को भी है, सारे चले जाए 15 करोड़ में कैप्टन वही बना वही के। मैं फिर तो कहता हूँ सुनील नारायण से। अब तो जो लोग इसका एग्जांपल देंगे, मैं उनसे बोलूंगा तो फिर सुनील नारायण का क्या हुआ केकेआर में? वो भी तो एक टाइम पे बहुत बड़े पिंच हिटर थे, बाद में इतना यूज किया केकेआर ने, वर्कआउट नहीं किया, वो चीज नहीं चली है उनके लिए, बहुत बार यूज करने की कोशिश की। तो वही होता है कि एक आधा सीजन, एक आधा मैच खिलाता है ना कि बौखला जाता है खिलाड़ी, कुछ निकल जाता है उसके बल्ले से। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज करा दोगे जो मार्को यानसन कर सकते हैं। वो प्रॉपर करते ऑलराउंड। हैं कंसिस्टेंटली। ही इज अ कंसिस्टेंट पिंच हिटर जो आपको पिंच हिटिंग भी करके देगा, एंड प्लस उनकी गेंदबाजी और उनके पावर प्ले में जो उनके पास स्विंग एबिलिटीज है, जो उनके पास क्वालिटीज है, जो उनकी लाइन एंड लेंथ है। लाइन एंड लेंथ पे चलो पैट कमिंस की ज्यादा बेहतर है टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर जो उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटीज है ना इन द पावर प्ले, वो पैट कमिंस से ज्यादा बेहतर है T20 प्रारूप में। मैं फिर से ये चीज कह रहा हूँ। और सो लेफ्ट आई आर्म पर्सनली, सीमा जाहिर सी एक बात है, अगर ये एंड। लोग नहीं समझ रहे हैं, वही बात है ना, लोग ब्रांड टैग के साथ जा रहे हैं तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो तो चलो ठीक है, अलग चीज है। और हैदराबाद जैसी फ्रेंचाइज वो ब्रांड टैग के साथ जाते भी हैं, उनका कल्चर ऐसा है, तो उस चीज पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं पर्सनली होता तो मैं क्या करता, मैं पैट कमिंस को कप्तान ना बनाता, मैं कहता यार ये मेरी भूल थी, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्ले सिंपली बड़ी ट्रेविस हेड। महंगी भूल है भाई। मैं सिंपली, मैं कोशिश तो वैसे करूंगा कि ट्रेविस हेड भी शायद मेरी टीम में ना बना पाए अगर एडन मार्करम खेलेंगे, या तो मैं एडन मार्करम को ड्रॉप करूं, लेकिन वो कैप्टन है। अगर पैट कमिंस नहीं है तो वो कैप्टन है, जाहिर सी बात है। फिर तो मेरे को एडन मार्करम तो एक तो फिक्स है, दूसरा वलिंगु हसरंगा फिक्स है, एक तो मेरे को चाहिए स्पिनर, और वो हसरंगा जैसी क्वालिटी का मिल जाए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये दो तो मेरे लिए लॉक्ड एंड लोडेड है, और तीसरे पैट कमिंस नहीं तो मार्को यानसन लॉक्ड एंड लोडेड हो गए। तो ये तीन नाम कंफर्म है। चौथे में मैं ट्रेविस हेड और ग्लेन फिलिप्स में खेलूंगा, वो गेम खेलूंगा कि आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि किसकी फॉर्म ज्यादा बेहतर है, कौन नेट्स में ज्यादा अच्छी हिटिंग्स कर रहा है, और कौन ऐसी पिचेस पर मुझे क्या डिलीवर कर सकता है, जहां मुझे लगेगा कि ग्लेन फिलिप्स ज्यादा मुझे चाहिए, जैसे चिन्ना स्वामी और इन सब पे जहां लगेगा कि भाई ये चल गया ना, ये तोड़ फोड़ देगा। हेनरिच क्लासन के साथ ये तो मतलब एकदम मचा देगा। हेनरिच क्लासन को कैसे भूलिए, अरे हेनरिच क्लासन भी। ओके, सो इट्स ट्रिकी। ओके ओके, फिर तो बताते हैं। तो हसनांगा, येसन, क्लासन, मार्करम 4 हो गए। हाँ, चार हो गई। तो मतलब ट्रेविस हेड और ये सब नहीं आ पाएंगे, ये आपकी टीम में स्लॉट इन 26-28 करोड़ यार बेंच पे बैठेंगे। करना पड़ेगा भाई, तभी आप अपनी सबसे बेहतर 11 बना पाएंगे। नहीं तो अगर आप यही सोचते हैं कि भाई मैंने 20 करोड़ दिए हैं तो मैं खिलाऊंगा, खिला लो भाई, लेकिन जीतोगे नहीं, या तो मुझे फिर सही भाई, लगता है। मुझे तो अभिषेक शर्मा का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मतलब जब से मैंने उनको देखा है, और मुझे फिर वो लेफ्टी हैं, ऑलराउंड का ऑप्शन भी देते हैं, तो मुझे भाई बहुत सही अभिषेक लगता शर्मा तो वैसे भी ओपन करेंगे। है। तो फिर अगर अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे तो फिर मयंक बाहर बैठेंगे, फिर ट्रेविस हाँ, हेड के साथ मयंक फिर बाहर बैठेंगे, अगर ट्रेविस हेड उनके साथ खेलेंगे तो मयंक बाहर बैठेंगे, वो तो कॉमन सेंस है। तो पिछले बार अभिषेक एक ही शर्मा को तो एज एन ओपनर खिलाना ही है इस टीम को, इससे बड़ी एक भूल टीम ये नहीं एक कर मैच सकते के कि बाद अभिषेक बाहर शर्मा बैठा नहीं। दिया था अभिषेक शर्मा को पिछले पिछले साल। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या कर दिया था, मैं ये कह रहा हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। इन आइडल वर्ल्ड क्या कर दिए, तो वो तो कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इन एन अभिषेक आइडल शर्मा वर्ल्ड, को खेलने चाहिए आपके हिसाब देखिए मैं से? आपको बताता हूँ, अच्छा अब एकदम एकदम नॉर्मल कर देते हैं। देखिए इनके लिए सही सही मुझे लगता है पर्सनली, मैं क्या करूंगा, मैं इनके लिए खिलाऊंगा मार्को यानसन को, मैं इनके लिए खिलाऊंगा जो है हेनरिच क्लासन को, मैं इनके लिए खिलाऊंगा 100% जो है वरिंदु हसरंगा को। और उसके बाद मेरे लिए अगर एडन मार्करम एज अ कैप्टन है, जिसका मतलब यही है कि तभी मेरे लिए वो खेल रहे हैं मार्को यानसन, नहीं तो वो खेलेंगे ही नहीं, तो एडन मार्करम खेलेंगे। ये मेरे 4 ओवरसीज होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रेविस हेड को भी नहीं खिला पा रहा हूं, और इसका मतलब ये है कि मैं ग्लेन फिलिप्स को भी
नहीं खिला पा रहा हूं, विच एक्चुअली मीन्स कि मैं नहीं चाहता कि ये, मतलब मैं चाहता हूं ग्लेन फिलिप्स मेरी टीम में जरूर हूं, पर मैं नहीं खिला पा रहा हूं, सिंपल सा रीजन है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल से ओपन कराऊंगा, मेरे लिए दोनों खेल जाएंगे। दिस इज माई स्ट्रेटजी, त्रिपाठी, सिंपल। मार्करम 4, क्लासेन 5, अब्दुल समद, सुंदर, हसरांगा, येंसन, भुवनेश्वर और नटराजन, ये प्लेइंग 11 है। फिर उमरान, इम्पैक्ट प्लेयर उमरान, उमरान हो गए, या नीतीश रेड्डी को इन्होंने बड़ा खिलाया था एक मैच नहीं नहीं पिछले उमरान साल। को खिलाएंगे। मुझे लगता है वो, फिर जब अब इनके पास, जब इन्होंने पेसर्स थोड़े से जाने दिए ना, कार्तिक त्यागी एंड ऑल, मतलब फेज आउट कर दिया, इनके जो पेसर्स हैं वो तो मुझे लगता है भुवनेश्वर, उमरान, नटराजन, वो खुद ब खुद को पिक कर ले रहे हैं, ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं प्लेइंग 11 की। तो ये लोग तो डेथ में बॉलिंग भी नहीं कर सकते ना, तो भुवी नट्टू पर अभी भी आप डिपेंड हो कि बिल्कुल इंजर्ड क्योंकि ना हो नटराजन तो पूरा। करेंगे ना यार, नटराजन इज द मोर प्योर ऑफ अ डेथ बॉलर देन न्यू बॉल बॉलर। फिटनेस पर आप उनके पूरा कंफर्टेबल रहना पड़ेगा आपको कि भाई खेलोगे 14-14 मैच, अगर कुछ ऊंचे नीचे हुआ तो फिर डेथ बॉलर में आपको उमरान से बॉलिंग करानी पड़ेगी। 25 की bowling होगी। भाई अब वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, अब उसमें क्या कर सकते हैं, अब कोई प्लेयर इंजर्ड ही हो गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए मुझे तो जब कार्तिक त्यागी को इन्होंने रिलीज कर दिया था तो मुझे थोड़ा लगा था कि वो तो यार नहीं खिला। करना चाहिए था, वो तो कभी नहीं करना चाहिए था, वो तो ब्लंडर है। प्लेयर भी हो सकता है ये हो गया हो कि यार खिलाते ही नहीं हो, बेंच पे बिठाते रहते हो, पानी हाँ पिलाते हाँ, हो। अगर ये हो सकता है तो maybe that could be। क्योंकि चेतन साकरिया का कितना सही गया था यार, वो आधे सीजन के बाद इंडिया खेल गए थे, जब आईपीएल बीच में रुका था 21 वाला, उसके बाद वो इंडिया खेल गए श्रीलंका में, चेतन साकरिया। फिर आधा आईपीएल वो और खेले, उसके बाद से 3 मैच खेले, 2 सीजन में 3 मैच मिले खेलने को। कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू भी नुकसान करती है। गुजरात सही टाइटंस सही, गई और थी। अगर मैंने को हैदराबाद में सही सही खिलाना होता ना, तो मैं हेनरिच क्लासन और ग्लेन फिलिप्स, एटलीस्ट इन दो फॉरनर्स को तो स्लॉट इन करने की कोशिश करता, किसी भी जरूरत में मैं करता प्लेइंग 11 में। लेकिन मेरी बात है, कर ही नहीं सकते, इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटिवली पॉसिबल ही नहीं है क्रिएट करना ये चीज। आपके या तो पास आप इंडियन, सबको ड्रॉप कर दो। अगर कोई अच्छा तगड़ा इंडियन कैप्टन हो तब तो आप अपने ओवरसीज ऐसा घुमा आप नहीं कर सकते, सकते हो, लेकिन अभी तो आप मैच जब कैप्टन बना लो। आप ऐसे किसी को कैप्टन बनाओ, भुवी को तो आपने वाइस कैप्टन बनाया था एक सीजन, लेकिन फिर वही है ना या कि तो आप, हाँ, या तो आप ये करो कि आप मैन को, क्या बोलूं मैं, अब पता नहीं ये चीज सही है, पपेट कैप्टन बना दो, कि लाइक हिल बी द कैप्टन, बट जो मैनेजमेंट कॉल जो लेगी वो पूरी मैनेजमेंट ही लेगी। वो एक चीज, अगर उस चीज के साथ उतरना चाहो तो आप उतर सकते हो, पर तो मुझे नहीं लगता मयंक ये कभी सही डिसीजन होगा। ये मयंक की फॉर्म भी होनी चाहिए ना उस तरीके की, फिर कि पूरा सीजन उनकी फॉर्म, क्योंकि वो तो 2 मैच बात में तो वही फ्लॉप हो आके फिर गया। से फंसेगी, मेरे को फिर से ओवरसीज ही खिलाने हैं, मयंक तो एक स्लॉट लेकर बैठ जाएंगे, अभिषेक दूसरा स्लॉट लेकर बैठ जाएंगे, ओपनर ट्रेविस हेड फिर नहीं खेल सकता। एट द एंड ऑफ द लेकिन डे ग्लेन बहुत फिलिप्स मेस्ड अप खेल है। लेगा मार्करम की जगह, अगर इंडियन कैप्टन होता तो आप मार्करम और गिलन फिलिप्स में ऊंचा नीचा कर सकते थे, ये चीज हो जाती। लेकिन अब नहीं हो सकती, अब तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। गुजरात टाइटंस, एक ट्वीट था उत्कर्ष जो तुमने किया था कुछ टाइम ऑक्शन से पहले कि आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर कमिंस और स्टार्क में से खास करके स्टार्क जीटी के लिए ना खेले, क्योंकि उनका तो लॉक एंड लोडेड था कि भाई पैसा हम फेंकेंगे। उन्होंने तो शाहरुख खान को भी लिया, 4-4 लोगों के पास एक फिनिशर नहीं है, उनके पास 3-3 4-4 इंडियन फिनिशर है, जिसमें से सबको खिलाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। उसके बाद स्टार्क तक वो गए, बट फिर उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को ले लिया तक आधे से भी कम रेट में। वो डिसीजन कैसा लगता है? स्पेंसर जॉनसन को कैसा रेट करते हो आईपीएल में से पहले? यार आईपीएल से पहले अच्छा रेट करता हूँ, आईपीएल में क्या रेट करूंगा नहीं पता, बिकॉज आईपीएल इज अ वेरी डिफरेंट लीग। वंस अगेन बीपीएल उनका बहुत अच्छा गया है, और इनफैक्ट फाइनल्स में तो उन्होंने मतलब अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो वही चीज है कि सो फार सो गुड, बट मैंने बहुत से बीपीएल सुपरस्टार्स को आईपीएल में बहुत मार खाते देखा है, बहुत मार खाते देखा है। झाई रिचर्डसन और रायली विलियम मेडिटेर, मेरेडिथ, ये सब काफी ऐसे नाम है जो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं इनके। तो वंस अगेन इट इज ऑल, पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप 24 करोड़ 25 करोड़ मिचेल स्टार्क को देने वाले थे, तो स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में एक अच्छी डील है, इतनी खराब डील भी नहीं रहेंगे उस लिहाज से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिचेल स्टार्क भी लाके कुछ ऐसा देने वाले थे ब्रह्मास्त्र की, भाई साहब वो, मतलब आप 25 करोड़ दे रहे हो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हर गेंद का कितने लाख रुपए उन्हें मिल रहा है, हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पर उनको पता नहीं 10 12 14 15 लाख एक एक सही गेंद था, डालने के उनको पैसे लेकिन भेजने डाला हैं। था, मैं भूल गया कितना था, हाँ लेकिन वही ऐसे ही कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 4 ओवर में 24 गेंदें डालेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हो, 30 रन देके 2 विकेट,
हर मैच में 32 रन देके, 34 रन देके, 3 विकेट, 2 विकेट। अगर इतना वो नहीं ले रहे हैं तो वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और इतना इम्पॉसिबल है करना। कोई नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क कोई बैटर तो है नहीं कि बहुत क्वालिटी ऑलराउंडर है कि भाई साहब चलो ठीक है इससे नहीं किया तो बैटिंग में तो भाई तबाही मचा देगा। मिचेल स्टार्क अपने प्राइस टैग को कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। इसमें उनकी गलती नहीं है, ये फ्रेंचाइज की गलती है, ये उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने तो नहीं बोला ना कि मेरे को पैसे दो, तुमने दिए हैं ना पैसे, तो वो ह्यूमनली उस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और उनका भी दिन खराब जाएगा, उनको भी 40 पड़ेंगे, 50 पड़ेंगे, और उस दिन आपको लगेगा कि भाई पैसे व्यर्थ हो गए। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बेटर है स्पेंसर जॉनसन, जो 10 करोड़ में है तो बहुत, अभी भी बहुत ज्यादा, और आपको पता भी नहीं कि वो आईपीएल में क्या करेंगे। और आईपीएल में तो मिचेल स्टार्क भी क्या करेंगे आपको नहीं पता है। कितना खेला है आईपीएल उन्होंने, लास्ट टाइम खेला कितने साल पहले था, जब खेला था जब भाई मैं यूट्यूब देखा भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था यूट्यूब क्या होता है, तब तो वो लास्ट टाइम आईपीएल खेले थे। तो बहुत चीजें होती हैं कि यार देखते हैं क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता स्पेंसर जॉनसन, मतलब मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करके स्पेंसर जॉनसन को लेना बहुत खराब डिसीजन नहीं है जीटी का, सेंसिबल डिसीजन था कि ठीक है मुझे इतने पैसे लगाने से अच्छा ये कर सकते हैं। मुझे सही चीज ये लगती है कि भाई पहले उस प्लेयर को लो जिसके बारे में आप श्योर हो कि अगर फॉर्म चाहे जैसी भी हो लेकिन 14 मैचेस वो खेल लेगा। मिचेल स्टार्क के साथ तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि आप 14 मैचेस खेलोगे, आपके कुछ दर्द वगैरह नहीं हो जाएगा या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि हीली ने बुलाया है, मुझे जाना है, मेरी एनिवर्सरी है, ये वो। इस चीज तो, और उनके पास ऑलरेडी अच्छे बॉलर्स हैं, मतलब कायदे से तो स्पेंसर जॉनसन की जगह बनना भी मुश्किल होगी अगर उनके सब मुश्किल हो जाएगा वही। ठीक ठीक ठाक होके आ जाए। फिर उन्होंने तभी शमी के खेलेंगे जब जोशुआ लिटिल नहीं खेलेंगे, जब जॉश लिटिल को आप नहीं खिलाओगे, दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो तो वो जीटी की चीज प्लेइंग 11 कैसे देख रहे हो आप? साहा, गिल, साई सुदर्शन गे तो अभी तो फिलहाल शुरुआत इन्हीं के साथ होगी। हार्दिक की जगह कौन खेलेगा? दो ऑप्शन है अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए, विजय शंकर और अजमतुल्ला उमरजाई। मैं पर्सनली विजय शंकर को खिलाऊं। हाँ। मैं बेसिकली क्योंकि एक फॉरेन स्लॉट खाली रखना चाहता हूं, और ये जीटी ने 2023 आईपीएल में भी बहुत किया था, इसके पहले भी किया था। दे ट्राई टू मेक मेक देयर प्लेइंग 11 विद द 3 फॉरेन प्लेयर्स, वो चीज को करते हैं। और फिर चौथे का ऑप्शन बहुत ओपन रहता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक विदेशी भी ला नूर सकते और हो। कभी लिटिल कभी में से अभिनव कोई है। मनोहर को लेकर चले आए, कभी कभी पेसर लेकर चले आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो मैं उस चीज को, मुझे लगता है वो अच्छी स्ट्रेटेजी है, और आज भी अपनी लेवल उस लिहाज से तैयार कर सकते हैं, और फिर एक ऑप्शन, एक विंडो खोल सकते हैं अपने लिए। तो मैं पर्सनली भारतीय खिलाड़ियों के साथ जाऊंगा, आई प्रेफर भारतीय विकल्प। क्योंकि यार अजमतुल्ला उमर जई ना, वर्ल्ड कप अच्छा भी है पर वो ओडीआई फॉर्मेट था, वो टी20 फॉर्मेट नहीं था, वो आईपीएल नहीं था। मतलब आप कहते हैं ना कि टू अर्ली टू जज वाला सिनेरियो है कि आप आईपीएल में आके ये बोल दो कि वो हार्दिक को रिप्लेस कर देंगे। हार्दिक के कैलिबर को तो रिप्लेस ही नहीं कर सकते वो कभी। तो उससे बेहतर मैं वही कहता हूँ कि वंस अगेन, जैसा आपकी आपकी लाइन, प्रूव्ड मैच विनर, जो प्रूवन प्लेयर है, विजय शंकर इज अ प्रूवन प्लेयर कि भाई आपके लिए तो उन्होंने किया, और हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा किया। हम नहीं सोचते थे कि वो इतना कर पाएंगे, पर ही डिड। तो इफ ही डिड तो प्ले हिम यार, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, खिलाओ यार उसको। तो मैं तो और ज्यादा गेंदबाजी की उनको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर के रोल की वजह से। पड़ेगी नहीं, सिंपल। हाँ। तो 4 पे विजय शंकर, 5 पे मिलर, 6 पे तेवतिया, फिर 7 पे शाहरुख खान या अभिनव मनोहर, जिसको भी आप खिलाना चाहो। उसके बाद राशिद खान, शामी अगर वो फिट हो जाते हैं तो। और इंडियन पेसर्स भी आपके पास शामी हैं, उनके बैकअप के तौर के जगह उमेश हैं, जो वही एक्सपीरियंस और स्विंग लेकर के आते हैं, अहमदाबाद की कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं। जिस हिसाब से जीटी ने अपने पैरों से निकलवाया है, उनसे भी वो पावर प्ले में निकलवा सकते हैं, भले ही डेथ में ना कराएं। मोहित, उनका लास्ट सीजन अच्छा गया था। उसके बाद कार्तिक त्यागी, एक यंग इंडियन पेसर जो आपके पास है। तो 4 क्वालिटी इंडियन पेसर भी हैं गुजरात टाइटंस के पास, और अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और एक यंगस्टर भी है जिसको फ्यूचर में आप देख सकते हो। जोशुआ लिटिल, स्पेंसर जॉनसन, ये 6 पेसर्स हैं। राशिद, नूर, साई किशोर, जिसको खिलाने खेलने को नहीं मिलता साई किशोर को बेचारे। हाँ वही। जबकि वो मुझे मुझे लगता था अगर मुंबई उनको ट्रेड करा लेते तो ज्यादा सही होता हाँ साई बहुत किशोर को। न्यूज थी मुंबई की ट्रेड की, हाँ एक टाइम बहुत सीरियसली था, बट हाँ नहीं हाँ। रोल आउट हो पाई वो भी चीजें। तो साई किशोर, नूर, मुंबई में राशिद। एक्चुअली वो आई थी ना कि वो एक्चुअली 2-3 प्लेयर डिमांड कर रहे थे, वो स्वैप में और ट्रेड में क्या क्या चल रहा था, हार्दिक इधर जाएंगे, ये इधर उधर कुछ था उसमें, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ। बाद में जब ऑल कैश ही हो गया तो सब कन्वर्ट हो गया। और कौन प्लेयर है? एक प्लेयर भूल रहे हैं हम। नूर, साई की, जयंत यादव है,
ऑफ स्पिनर ऑप्शन वाला सारे बेसिस कवर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है गुजरात टाइटंस। हाँ क्या स्ट्रॉन्ग आप अभी भी है वो, बस वो हार्दिक पांड्या की वो रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते हैं, उसके अलावा दे आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि और उनके गिल साथ की कुछ ऐसा हो गया है कैप्टनसी? कि वो शुभमन गिल ही। हाँ, अब यार क्या देखिए अभी तो एकदम ही युवा है और मुझे नहीं लगता उनके पास कैप्टनसी की कोई भी एक्सपीरियंस है और ना कोई भी नॉलेज है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो पूरा हाँ। आशीष नेहरा ही ऑपरेट करेंगे, वो इस साल सिर्फ सीखेंगे। वो हम्म। चलेगा वही, वो कहते हैं पपेट कैप्टन जिसको आप बोलते हैं, वो वही रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। जैसा हार्दिक थे, पहले साल तक हार्दिक भी वही थे, वो आशीष नेहरा ही उनको एक एक लाइन आके समझाते थे। हार्दिक ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं तो जाकर मिड ऑफ पे खड़ा हो गया, वो तो मेरे को तो याद भी नहीं था मैं कैप्टन हूँ पहले मैच में। मैं तो जाके मिड ऑफ पे खड़ा हो गया, देख रहा हूँ कोई कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे को पीछे से बोल रहे हैं अरे भाई तू कप्तान है, फील्ड तो सेट कर ले। तो ये वाली चीज थी कि भाई वो चीज नहीं होती है ना। और शुभमन गिल तो बहुत ही यंग है अभी, तो वो धीरे धीरे वो सीखेंगे और आशीष नेहरा ही वो पूरा ऑपरेट करेंगे इस बार, तो वो तो कंफर्म है। तो नूर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, आपके हिसाब से हाँ नूर खेलेगा? इम्पैक्ट प्लेयर पे ही देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर ये स्लॉट अपना ओपन रखते हैं, इफ दे कैन मेक प्लेइंग 11 लाइक शुभमन साहा टू ओपन ऑब्वियसली, वैसे इनके पास विकल्प है पर मैं साहा पे फिर भी ट्रस्ट करूंगा। वैसे इनके पास इस बार रॉबिन मिन्स भी है एंड ही कुड वो बी तो वेरी लेकिन मिडिल डिस्ट्रक्टिव। ऑर्डर में भी खेलते हैं ना, 4 बार पे लेफ्ट हैंडर क्या मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में वो ओपन खेलता है भी ना। कर सकते हैं आप कहीं भी, ऐसे इन्फोर्सर्स को तो आप कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कैसे खिलाओगे यार? मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर, डेविड मिलर, शाहरुख खान आपके पास ऑलरेडी है, द क्वालिटी फिनिशर्स, साई सुदर्शन है, कहाँ लेकर जाओगे? मिडिल ऑर्डर में तो स्लॉट ही नहीं है। तो मेरी समझ से शुभमन गिल, साहा, सुदर्शन, शंकर, मिलर, शाहरुख, वो एस वाले सारे यहाँ आएंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ तेवतिया को, राशिद को, और फिर शामी, जॉनसन एंड मोहित। अब हम्म। इम्पैक्ट प्लेयर में इनके पास ऑप्शन खुल जाता है, हम्म। क्योंकि 3 ही विदेशी मैंने रखे। नाउ दे कैन प्ले अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। इनको चाहिए विजय शंकर तो वो आ जाते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, ठीक है, मतलब इम्पैक्ट S5, मतलब उसमें स्वैप विजय शंकर से आप स्वैप करके यू कैन पिक नूर अहमद, यू कैन पिक उमर जही, और मे बी यू कैन पिक जस्ट अभिनव मनोहर। सिर्फ बैटिंग चाहिए कि नहीं भाई, मेरे को मान लीजिए कोलैप्स हो गया और सिर्फ बैटिंग हम्म। चाहिए, तो आप अभिनव मनोहर को लेकर आओगे कि बैटिंग, और बॉलिंग तो आपके पास अभी भी किफायती है पूरी अवेलेबल। हम्म। तो सॉर्टेड रहेगी टाइटंस, इनको ऐसा कोई खासा परेशानी होने नहीं वाली। तो मेरे MI टाइटंस ये 2 अच्छी टीमें हैं। अब जो आपका फेवरेट प्लेयर चल रहा है आजकल, आप हर जगह ट्वीट पे, इंस्टा पे, हर जगह अर्शिन कुलकर्णी अर्शिन कुलकर्णी लखनऊ सुपर एलएसजी जायंट्स में। कैसा लग रहा है स्क्वाड? आप तो होके भी आए थे, क्या वाइब्स आई थी ऑक्शन के बाद? ओनर से भी आपकी बात हुई थी, कहते भाई आधी कंपनी दे दो। तो विद देयर बजट जितना उनके पास था वो काफी खुश थे, और मुझे भी यही सेम चीज लगी कि यार देखो एलएसजी के पास तो कोई खासा बजट था नहीं, और विद देयर बजट उन्होंने अच्छे काम किया है। उन्होंने ऐसा कुछ मतलब मैं कहूंगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं किया, बट अपने बजट के साथ दे हैव गॉट द डिसेंट बाइस। उनको एक फिनिशर तो टर्नर आ गए अब उनके पास, हालांकि स्लॉटिंग में थोड़ा सा होगा कि कैसे आप रखोगे, वो चीजें हैं, वो समझ गए। वो और तो उनको पता था कि वेस्टर्न यार ऑस्ट्रेलियन है। हमारी स्टार्टिंग 11 ना रेडी है, हमें चाहिए सिर्फ बैकअप बैकअप बैकअप, तो बैकअप हमने रख लिया। पेसर अपन को चाहिए था, वो चीज उन्होंने एक सॉर्ट कर ली, और अर्शिन कुलकर्णी को उठाकर उन्होंने एक फ्यूचर ग्रूम करने के लिए बना दिया। अर्शिन कुलकर्णी कुड बी द नेक्स्ट, अभी मैं इतना कोई उनपे बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहता, बट ही कुड बी द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या, और इवन बेटर देन हिम, अगर उनको अच्छे तरीके से क्या बोलेंगे आपसे, नरिश किया जाए, जिसको बोलते हैं बच्चे को ना नरिश किया जाता है, तो वो चीज उनको अच्छे से की जाए बस। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि चलो एलएसडी टीम में गए हैं तो उनकी वो सही से देखभाल होगी, उनको सही तरीके से ग्रूम किया जाएगा एज अ प्लेयर। मैं अभी नहीं देखता हूँ कि वो 2024 में आते ही सन कुछ तोड़ ताड़ कर देंगे, कुछ तूफान, वो चीज मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, शायद प्लेइंग 11 में भी ना है। बट हम्म। ये चीज है उनके साथ कि अगर उन्हें ग्रूम किया जाएगा एक आधा 2 साल बाद, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके देंगे आपके लिए, बिकॉज पेरेस हाइट है, वेंकट भी। उनके पास हाइट है, वो अच्छी गेंद छोड़ते हैं, अच्छी हाइट से छोड़ते हैं, गेंद अच्छा उछाल लेकर आती है, तो वो एक जेन्युइन कह सकते हैं कि बाउंस क्रिएट होता है जो बल्लेबाज को हमेशा ट्रबल कर देगा। एंड देन उनके पास एक बहुत अच्छी हिटिंग एबिलिटीज, बहुत ही क्वालिटी हिटिंग एबिलिटीज, तो है क्वालिटी। और KL राहुल को देख रहे हो मिडिल ऑर्डर में? हाँ केएल राहुल तो खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे। पक्का? हाँ ये बड़ा खुलासा है, अभी तक किसी न्यूज चैनल ने भी नहीं किया है। नहीं नहीं, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे, ये तो है तो कंफर्म। आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, आ रहे हैं, नहीं, तभी तो खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में कि मिल जाए जगह। मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहे हैं खुद को प्रूव करने के लिए ना, प्रूव करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बीसीसीआई कन्विंस हो ही गई है। अभी तो आपने दो अगर पहलू पूछे, परफॉर्मेंस आ गई तब? आपने मेरे से दो पहलू पे सवाल पूछे, एक तरफ आपने एलएसजी का टेक पूछा, मैंने उसका रिप्लाई किया, एक तरफ आपने मुझसे बीसीसीआई का टेक पूछा, मैंने बीसीसीआई के हिसाब से रिप्लाई कर दिया। नहीं तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ गई, मान लो किस नंबर पे आप देख रहे हो उनको, 4 पे?
हाँ, पर्सनली मैं नंबर 4 पे ही देखता हूँ। 5 पे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, पर मुझे 4 ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब 4 कैसे अच्छा ऑप्शन। डिकॉक और पर्टिकल ओपन कर रहे हैं? हाँ, डिकॉक और पर्टिकल आपके लिए ओपन कर रहे हैं। या फिर काइल मेयर आपको और पर्टिकल जैसे आपके लिए सिचुएशन? खेलेंगे मार्कस स्टोइनिस, एंड देन आपके लिए खेलेंगे केएल राहुल, देन आएंगे आपके लिए निकोलस पूरन। कोई एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ क्या बीच में? दीपक दीपक हुडा। हुड्डा इज देयर। हाँ, वही कह रहा हूँ, कोई एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो वही मतलब बैटिंग ऑर्डर अरेंज हो जाएगा विद द प्लेयर्स, बट मैं केएल राहुल को नंबर 4 के आसपास देखता हूँ विद निकोलस पूरन। वो एक ड्यूटीज निभाएंगे दोनों एज अ फिनिशर की, वो ड्यूटीज, वो एक नया ही रोल मतलब आएगा एकदम। ऐसे 4 पे राहुल, 5 पे पूरन या स्टोइनिस और 6 पे पूरन या स्टोइनिस, मतलब ऊपर नीचे 4 5 6 हम्म, हो गया आपका। फिर 7 पे कृणाल। हाँ, उस कृणाल। उसके बाद शिवम मावी, मार्क वुड या नवीन उल हक जो भी फिट हो, जो भी खेलेगा, बिश्नोई। और एक स्लॉट आपका रह गया, वहां पर आप चाहे मोहसिन खान को खिलाओ अगर फिट है, नहीं फिट है तो युद्धवीर सिंह चरक को खिला लो। एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो अमित मिश्रा को खिला लो, कृष्णप्पा गौतम को खिला लो। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यश ठाकुर, जो आप करते थे, यश ठाकुर, आयुष बदोनी, मतलब जैसे फील्डिंग आए तो आयुष बदोनी, यश ठाकुर हैं 11 में, आयुष बदोनी इम्पैक्ट प्लेयर आ गए तो। नहीं, और यश अर्शन ठाकुर आएंगे। कुलकर्णी हो तो। यश ठाकुर आएंगे, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, वो खेल हाँ, लेंगे। मतलब अगर पहले आप फील्डिंग कर रहे हो तो ठाकुर को आप हाँ, 11 में मतलब वही डालो। इम्पैक्ट प्लेयर में वो चलता रहेगा, स्वैप स्वैप वही। बदोनी और यश ठाकुर आपके 2 इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। आप क्या पहले कर रहे हो डिपेंड करते हैं। सॉर्टेड उसके इलेवन बाद रहेंगे, सॉर्टेड है, ज्यादा बहुत इशू नहीं है इनको। फ्रस्ट्रेशन लग रही है, अभी तक जीती कैसे नहीं, इनको तो फाइनल खेलना चाहिए था। ये ऑन फील्ड बहुत मिस्टेक्स करते हैं जैसे अजीब अजीब डिसीजन लेना, स्टोइनिस को किसी मैच में बहुत नीचे भेजना, कृणाल को पूरन से ऊपर भेज करके फिर वो ओवर 12 बॉल। एक्सपेरिमेंट 2023 में बहुत कॉस्ट किया था इस टीम को, बहुत बहुत ही बहुत ओवर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बहुत ये। ज्यादा जितनी इनकी स्ट्रेटजी थी, फिर स्वप्निल सिंह को खिलाए ले रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बाद भी, बैटिंग नंबर 6 पे ही खत्म हुई जा रही है, जिसमें उसने बहुत मारा था गिल और साहा ने गुजरात के खिलाफ ऊपर से। बट अभी टीम बहुत सेटल है। और फिर बैकअप में पेरेक मनकड, पहले से एक ऑलराउंडर आपके पास पड़ा हुआ था, पेरेक मनकड और अर्शिन कुलकर्णी, ये 2 हो गए आपके पास। उसके बाद डेविड विली, एक आपका सीम स्विंग बॉलर, और वो भी ठीक ठाक बैटिंग का ऑप्शन थोड़ा बहुत देते हैं। डेविड विली इज हाँ, अ वेरी गुड बैकअप, वंस अगेन वही चीज कह रहा हूँ। तो ऑप्शन में इन्होंने अच्छा किया। आप डेविड विली, एस्टन टर्नर, अर्शन कुलकर्णी, इनको उठाकर देखते हो, ये बहुत अच्छे नाम है जो बजट में मिल गए। कितना ही पर्स था, 14 करोड़ में, और क्या ही उठा लेते, 20 करोड़ के तो प्लेयर जा रहे हैं। नहीं, और इनके साथ ये भी था ना कि जो कोच आए हैं जस्टिन लैंगर, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, एस्टन टर्नर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वो हैं। उस ये चीज का इफेक्ट था। वो मैंने एक वीडियो में बोला था कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया इफेक्ट तो जस्टिन लैंगर का प्यार तो जगेगा ही, और जस्टिन लैंगर से ज्यादा तो रिकी पॉन्टिंग का जगता है। अभी दिल्ली की बात करें तो उनका तो ऑस्ट्रेलिया इफेक्ट एकदम धूम धूम धड़क्का करके जगता है। जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन टैक्स लगा हुआ है इनके ऊपर। सेम प्लेयर अगर किसी और कंट्री में रहेगा 50 लाख में उठा लेंगे। अजमतुल्ला उमर जई की जगह अगर वो माइकल अजमतुल्ला होता तो भाई कम से कम 10 करोड़ में बिकता। तुम लिख के ले लो। ओ भाई, ये वाला तगड़ा था। सही बता रहे हैं, उसको 10 करोड़ में आप खरीदते हैं। जैसे आपने कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ वाइब्स पे ही दिए थे ना, कैमरन ग्रीन को 17 करोड़। ऐसा नहीं था कि 50 लाख में वो किसी टीम में रहे, बहुत अच्छा किया, फिर अगले साल ऑक्शन में आए तो आपने 17 करोड़ दे दिए। आपने खाली वाइब्स पे 17 करोड़ लुटा दिए थे। वो तो कहो बैटिंग उसने अच्छी कर दी, बट T20 में कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आप देखो T20 का उनका, तो ऊपर नीचे ही रहा है। वर्ल्ड कप में भी उनको बेंच पे बैठाना पड़ गया था कि भाई परफॉर्मेंस उस तरीके से आ नहीं रही थी, लेकिन आपने 17 करोड़ दे दिए थे। ऑस्ट्रेलिया भी तो वही टीम है जो बहुत ज्यादा कल्चर डोमिनेटिंग टीम है। वो बहुत ज्यादा प्लेयर ऑब्सेस्ड टीम कभी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया कभी रही ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया को। दे आर प्लेयर ऑब्सेस्ड, वो किसी को भी ड्रॉप कर देते हैं और किसी को भी हम्म। कहीं भेज देते हैं खेलने के लिए। वो जॉर्ज बेली को याद है? तुम लोग तो थोड़े छोटे रहे होगे। जॉर्ज बेली ने जो डेब्यू किया था, अच्छा, उसी में वो कैप्टन भी था ऑस्ट्रेलिया का, अपने इंडिया डेब्यू के मैच साथ। में। हाँ, इंडिया से मैच था जो 4-0 इंडिया हारी थी। वो अच्छा। सीरीज तो पता होगी, 4-0 धोनी की कैप्टनसी में इंडिया हारी थी 11-12। उसके बाद जो T20 सीरीज थी, तो इनका बहुत नाम था जॉर्ज बेली का, जो वेस्टर्न वो ये मेरे ख्याल से एक इनकी BBL में तब टीम हुआ करती थी, जो इनका डोमेस्टिक होता था। तब ऐसी टीम्स नहीं थी, पर्थ स्कॉचर्स और ये सब नहीं थे, तब इनकी टीम स्टेट्स के नाम से थी, 4-5 टीमें थी। अच्छा, स्टेट तो वो प्रोविंस पे ओन करते थे। न्यू साउथ वेल्स ब्लूज, क्वींसलैंड बुल्स, विक्टोरिया बुश रेंजर्स, तस्मेनिया टाइगर्स, उसका कैप्टन था ये जॉर्ज बेली, तस्मेनिया टाइगर्स का। और भाई इतना इसका भौकाल बना, जैसे वो अपने प्लेयर्स का भौकाल नहीं बना देते हैं मीडिया में।
हर कि फ्रेंचाइज अब वही चाहती है, वही हर टीम चाहती है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत अपने प्लेयर का भौकाल बना देते हैं कि पॉन्टिंग और फ्लिंटॉफ को मिला दो तो कैमरन ग्रीन बनता है, आएगा ये कर देगा वो कर देगा, उसका बहुत भौकाल इन्होंने बना। तो ऐसे ही जॉर्ज बेली का भौकाल बना रखा था इन्होंने कि बहुत बढ़िया कैप्टन है, आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको कैप्टनसी मिल जानी चाहिए। तो उसका भाई उसने डेब्यू किया, उसी में कैप्टन था, धोनी के बगल में खड़ा टॉस करा रहा उसको कैप्टन बना के डेब्यू करवाया था। अजीब मामला था उसका। वो फिर वो एक एक से बराबर हो गई थी सीरीज। पहले 3 मैचों की T20 ही नहीं होते थे, या तो एक T20 होगा, बहुत गनीमत होगी तो 2 T20 मैच हो जाएंगे, और फिर वो लंबी लंबी ओडीआई सीरीज होती थी। 4 मैच एक टीम आपस में खेलती थी, ट्राई सीरीज होती थी, महीना भर वनडे सीरीज चलती थी। अब तो वो ट्राई सीरीज खत्म ही कर दी। उसको देखो फिर उसको लेकिन वो वो फिर आएगा, मुझे लगता है ट्राई सीरीज अब बहुत जल्दी फिर से ये लोग इंट्रोड्यूस भी करेंगे। लेकिन यार ये है कि क्रिकेट बहुत हो रही है भाई। मुझे अब ILT20 तो मैंने बिल्कुल चेक भी नहीं किया कि वहाँ क्या चल रहा है। ट्विटर पे जो पता चलता है वो पता चल, और वहाँ पब्लिक भी नहीं बैठती है यार, ये मुझे बड़ा वियर्ड लगा। मतलब SA20 में आप देखो तो उनका लोकल क्राउड इतना भरा है, और ILT20 में इंडिया और पाकिस्तान का क्राउड बहुत है UAE में। वहां तो अब पर तो वो देखने शाहीन भी। नहीं आते, कनेक्ट नहीं कर हाँ। पा रहे हैं ना भाई, वो कनेक्ट नहीं कर रहे, वो फील नहीं हो रहा। वही। हम्म। तो वो साउथ नहीं चल। अफ्रीका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो ऑब्वियसली, मतलब इंडिया की तो बात ही नहीं करनी। ये 3-4 ही ऐसे नेशन है जहां कुछ भी होगा क्रिकेट आपको फैंस नजर आएंगे यार। वहां तो T20 और इंग्लैंड तो ऐसा है भाई, मैंने जितना टेस्ट में वहां क्राउड देखी है मैंने किसी कंट्री में आज तक नहीं देखी है। मतलब वहां वनडे में सारा खाली रहता है, T20 में स्टैंड खाली रहता है, पर टेस्ट में सब ऐसे जैकेट और सूट अपना पहने अरमानी और गुची करके ऐसे बैठे रहते हैं, सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं। मतलब ये पूरा भरा रहता है पूरा स्टैंड वहां पे, तो वो तो हाँ, और बहुत ही कोई भी क्रिकेट टीम लविंग चाहे नेशन। बांग्लादेश भी खेलने जाती थी तो वो उस भरे रहते आपको थे। हमेशा भरा रहता है। आपको इंडिया में टेस्ट में बांग्लादेश खेलेगा तो आपको क्राउड नहीं नजर आएगी, लेकिन वहां हम्म। नजर आएगी आपको, पूरा एकदम हाँ। खचा खच रहेगा स्टेडियम। और इनफैक्ट T20 ब्लास्ट यार, उनका तो 100 है, वो तो भरा रहता है। T20 ब्लास्ट तक वहां जो एकदम ही डोमेस्टिक लीग है, जैसे जो अपने यहाँ डोमेस्टिक आप शायद मुश्ताक अली मान लो, ये मान लो, जो ऐसे वहां T20 ब्लास्ट पे है, वहां भी पूरी ऑडियंस भरी रहती है पूरा मैच देखने के लिए। वो भी भरा तो रहता है, और जो वो रॉयल लंदन वनडे कप होता है जिसमें उनके सब सस्ते प्लेयर खेलते हैं, जिन गली कुत्ते से आगे खेलने लगते हैं, जिसमें पृथ्वी शॉ भी जाते हैं, उसमें भी पूरी पब्लिक भरी रहती है। तो उनके वहां तो वाकई भरा रहता है। इसीलिए BCCI पूरे इंडिया में टेस्ट करवाता है, क्योंकि अगर आप बार बार ईडन गार्डन और वानखेड़े में करवाते रहोगे तो पब्लिक ही नहीं आती थी, आना ही बंद हो गई थी। एक बार वहां 50-50 रुपए के टिकट बिक रहे थे कोटला में। कोई देख ही नहीं रहा था। इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट था, कोई नहीं देख रहा था, 50 रुपए का टिकट बिक गया था, 2011 की बात है। 50 रुपए 60 रुपए टिकट बिक रहे थे। हमने कहा दिल्ली होते तो आराम से चले जाते, देख आते। सारी टीमें तकरीबन हो गई हैं, एक दो टीमें रह गई हैं। पंजाब, उसको करते हैं फिर पंजाब, जल्दी वाइंड करेंगे। हाँ थोड़ा पंजाब कर के लेते हैं लिए। जल्दी, मेरे को एक्चुअली बाहर जाना है। अच्छा अच्छा, संडे घूमने जा रहे हो? यहाँ तो बारिश हो रही है यार। नहीं यहाँ नहीं होगी, मुझे थोड़ा सा काम था। अच्छा अच्छा। पंजाब क्या लगता है? नहीं पंजाब शाहरुख खान को हटाया है, आशुतोष को लेकर के आए हैं उनकी जगह पे। उसके बाद रबाडा, हर्षल पटेल का बाय थोड़ा ठीक है, वो बैटिंग डेप्थ भी थोड़ी बढ़ गई और एक डेथ का ऑप्शन भी बढ़ गया। बट वही है कि वहां की कंडीशंस में, कैसी कंडीशंस, उनका नए ग्राउंड में मैच होगा आपकी सुनने में आ रहा है, जो नया ग्राउंड वहां बन रहा है। मुल्लन पर क्रिकेट स्टेडियम नाम है उसका। हाँ, वही मैच होंगे ना आपकी सारे के हाँ सारे। जी। हाँ, तो वहां पर हर्षल सारे नहीं पटेल। होंगे जहां तक मुझे पता है, सारे नहीं होंगे, कुछ मैचेस वहां कराए जाएंगे। हो सकता है सारे भी हो हर्षल जाए, अभी कंफर्म नहीं। थोड़े मैच धर्मशाला में भी खेलते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, इनके बहुत स्प्लिट वेन्यूज है हम्म। ना, तो इसलिए कंफर्म नहीं है कि कहाँ होंगे। पर मुल्लनपुर में 100% होंगे इनके होम टीम्स की, कंफर्म हो चुका। तो हर्षल पटेल, एलिस, रबाडा, अर्शदीप, ये बॉलिंग अटैक है पंजाब का। कैसे दिखाई दे रहा है? और ऐसा राहुल दिखाई दे रहा चहर, है कि लियम बॉलिंग लिविंग। अटैक अच्छा है। कगिसो रबाडा एंड हम्म। विथ हर्षल पटेल नाउ। द थिंग इज कि इनके साथ क्या हुआ, जो एक चीज अच्छी हो गई इनके साथ, ये था कि पहले कगिसो रबाडा को तो मुझे तो लग रहा था पर्सनली दे कैन रिलीज, दे कैन रिलीज हिम। बट इन्होंने क्या किया कि उसकी जगह हर्षल पटेल को लेकर आए। अब इन्होंने सही कर दिया। वो कहते हैं ना कि एक और एक वो दो थे, अब इन्होंने एक एक ये जो कॉम्बिनेशन लाई, ये 11 कर दिया है। अब इनके साथ हम्म। क्या हो गया कि भाई एक न्यू बॉल का बॉलर मिल गया इन कगिसो रबाडा, और इन डेथ ओवर्स आपको हर्षल पटेल मिल गया। आप डेथ में हर्षल रबाडा से नहीं डलवाना चाहते हैं, वो चीज आपकी सॉर्टेड हो गई।
वो आपके हर्षल और नींव में, हर्षल। सैम करन आ गए, या आप सैम करन से नहीं डलवाना चाहते, मतलब एक बंदा आप फेज आउट कर दोगे आप यहाँ से, तो सैम करन से मेरे को डेफिनेटली नहीं डलाना, नहीं तो ये मजबूर थे डलाने के लिए, वो चीज सॉर्टेड हो गई। तो मुझे लगता है हर्षल पटेल की भाई अच्छी है। काफी लोग कहते हैं कि वो पिट जाएंगे, स्टेडियम चेंज हो गया, लो भाई वहां से भी ये सिर्फ बच गए, उस स्टेडियम में ही नहीं खेलेंगे, कैसे पिट जाएंगे। तो अभी तक सो फार सो गुड सुनने में लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा है, स्ट्रेटेजिकल है, ऐसे हवा में नहीं खेल दिया इन्होंने। और तो ये चीज अच्छी है। और इसकी वजह से मुझे लगता है नेथन एलिस की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। नेथन एलिस जिनको मैं हम्म। थोड़ा सा पुश कर रहा था ऑक्शन के पहले कि खिलाओ खिलाओ, नहीं खिलाते हो, रबाडा के ऊपर खिलाओ, रबाडा के ऊपर खिलाओ, अब मैं ये चीज नहीं कहूंगा। अब मैं कहूंगा हम्म। रबाडा को खिलाओ, प्लस उनके हम्म। साथ हर्षल को खिलाओ। रबाडा प्लस हर्षल इज मच बेटर ऑप्शन देन नेथन एलिस प्लस हर्षल, ऐसा मुझे लगता हम्म। है। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर दिस टीम। और टैलेंट तो भारतीय इनके पास पहले भी थे, अथर्व तायडे थे, प्रभसिमरन सिंह थे, तो भारतीय टैलेंट भी अब ये ला रहे हैं। हाँ, पंजाब मुझे थोड़ी सी अच्छी नजर आती है पिछले 2-3 सीजन ना, दे हैव वर्कड ऑन देयर स्ट्रक्चर बनाने में। इनका शिखर धवन एज अ, एक क्रिस वोक्स की बाय जो इनकी थी वो मेरी समझ में नहीं आई, 4 करोड़ 20 लाख जो उन्होंने क्रिस वोक्स को दिए। और उसके वो बाद बैकअप के ही रायन। तौर पर दिया है ना, वो तो बैकअप में ही दिया है, उसमें क्या है। नहीं, आपको अगर इंडियन पेसर्स अगर आप बैकअप में लेते, क्योंकि अर्शदीप के अलावा आपके पास विदवत कवेरप्पा ही ले दे के एक अच्छे ठीक ठाक बैकअप हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रेसिव रहे हैं थोड़ा। उसके बाद आपने ना साकरिया पे बैनर उठाया, ना कार्तिक त्यागी पर बैनर उठाया। अगर उनको ले लेते तो एक अच्छा बैकअप भी, बैकअप्स में आपके पास थोड़े ऑप्शंस रहते। कहीं इंजरी वगैरह हो गए तो फिर डेथ में कोड़े लगेंगे आपको अगर अर्शदीप वगैरह को कुछ इंजरी वगैरह हो गई। नहीं आप, हाँ मतलब हो सकता है, ये एक तरीका है। पर मैं ज्यादा फोकस्ड रहता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पे, क्योंकि बहुत, हर्षल है तो वैसे इंजरी प्रोन, ये भी एक बात सही है, हम्म। बात आपकी गलत नहीं है। पर मतलब अगर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 तक बहुत चीजें सॉर्टेड रहती हैं, और जीजी साहब से मैंने ये चीज सुना था, मेरे को ये चीज अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जब भी आपको स्क्वाड बनाना है, पहले अपनी 11 बना लो। अगर 11 मजबूत है तो बैकअप इतना बड़ा हेडेक नहीं होता है। वो बहुत हम्म। अनफॉर्चुनेट होगा कि एक आधा प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा तो अगर इतनी सीरियस इंजरी है तो रिप्लेसमेंट ऑप्ट कर सकते हो, हमेशा ऑप्शन रहता है। रिप्लेसमेंट तो बंद नहीं है ना, बैन नहीं है, भारतीय को रिप्लेसमेंट ले आ लेना, तो वो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, या इट कुड बी एन इशू, बट आप कहते हो ना कि एक आंख निगेटिव में गिना सकते हो। पर अगर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 सेटल्ड है, और अर्शदीप ने अब तक जब तक खेला है सारे मैचेस लगभग खेल जाते हैं वो अपनी टीम के लिए। हर्षल पिछली बार एक आधा मैचेस, 2 मैचेस आई थिंक बीच में आरसीबी के लिए मिस किया था, वो कुछ हैंड में हुआ था, फिर वो खेले थे हम्म। पूरा। तो खेल रहे हैं, और अगर ऐसे खेलेंगे तो ओवरऑल, और कगीज और बाड़ा तो मुझे नहीं लगता वो आईपीएल में कभी इंजर्ड होते हैं। वैसे मैंने मतलब एनरिक नोकिया, कगीज और बाड़ा ऐसे नाम है जिनको मैंने वैसे बहुत इंजर्ड देखा है, बट आईपीएल में वो खेल जाते हैं वो कैसे भी खेल जाते हैं। तो ये और चीज रायली रोसो मुझे, भी इनके पास है, 8 करोड़ में लिया था आखिरी में दिल्ली से। रायली रोसो दिल्ली के पीछे नहीं पड़ गए रायली थे। रूसो तो वो तो सिंपली लियाम लिविंगस्टन के बैकअप है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन पर इस टीम को मुझे लगता है, और वो सही है, उतना ट्रस्ट नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन वो आर या पार वाले कंप्लीट बल्लेबाज है। अच्छा, ग्लेन हम्म। मैक्सवेल और लियाम लिविंगस्टन पहले मुझे एक तरीके के लगते थे, फिर मैक्सवेल हम्म। ने अपनी लीग थोड़ी सी अलग कर ली। मैक्सवेल हम्म। हैज नाउ बिकम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा सा कंसिस्टेंट ज्यादा, इन कंपैरिजन टू लियाम लिविंगस्टन थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट हो चुके हैं। वो समझते हैं सिचुएशन, वो अब कर लेते हैं। लियाम लिविंगस्टन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी वही पुराने मैक्सवेल है, एकदम जैसे वो होते थे। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या इक्वेशन है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से मैच जिता सकता हूँ, मैं ही अकेले बचा हूँ, मैं मारूंगा, अगर लगी तो लगी, नहीं तो फिर तो डगआउट में बैठ के पेप्सी तो पीनी ही। तो वो लिहाज में ज्यादा बनता रहता है कि भाई मारूंगा, लगेगी तो लगेगी। तो उसी के लिए इस बार इन्होंने थोड़ा सा रिले रॉसिम पे भी कहा कि भाई एक आधा थोड़ा सा ऐसा डाल लेते हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा अपने साथ। लेकिन मुझे लगता है स्टार्ट तो लियाम लिविंगस्टन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, रॉस तो बैकअप में ही बैठेंगे। चलो भाई, तो सारी टीम्स मेरे ख्याल से हो गई, अब तो कोई टीम बची है नहीं। उत्कर्ष बार बार अपने मोबाइल में किसी को मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन वेट कर रही है, तो इनको जाने देते कौन हैं। वेट नहीं कर रही है, मैंने अपने कजन्स को बोल रखा था कि भाई 5 बजे मिलते हैं, और अभी 5-4 हो रहे, मैं यहाँ बैठा हूँ तो गाली खाने वाला हूँ बहुत ज्यादा मैं। तो ठीक है, चलो जल्दी से वाइंड अप करते हैं। उत्कर्ष का बहुत बहुत थैंक यू यार, एक बार फिर से टाइम देने के लिए। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा था, लोग करते भाई कुछ बताओ कुछ बताओ, तो मैंने कहा उसी बंदे को लेकर के आते हैं जिससे तुम लोग सब कुछ सुनते हो, उसी से सारे सवाल पूछते हैं, वही सब बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर ज्वाइनिंग। और काफी लंबा यार, मेरे ख्याल से मेरा सबसे लंबा एपिसोड हो गया ये, 2.25 घंटे का। तो काफी मजा आया। आई थिंक जल्दी इसको फिर से करेंगे, आई थिंक आईपीएल के आसपास ये टेस्ट सीरीज निपट जाए भाई। अभी जो माहौल बना है, 400-400 रन का चेज हो जाएगा, देखे कितनी बार 400 चेज होता है। वो जब वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जब यही टेस्ट मैच भारत जीत जाएगा तो फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा, वो
सारी हाइप है ना वही दब जाएगी। और अगर अगले टेस्ट मैचेस से विराट एंड ऑल सबकी वापसी हो गई तो और भी स्ट्रॉन्ग कोर हम हो जाएंगे और ज्यादा वो दब जाएगा। चलो, सो विल सी यू गाइस अगेन। और उत्कर्ष को आप फॉलो करो, आप तो उनको जानते ही होगे, उनका चैनल। और अगर किसी टीम के बारे में स्पेसिफिक आपको जानकारी चाहिए तो उन्होंने सारी वीडियोस करके रखी हुई है, आप उनके चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और अगर हमारा चैनल देखना है तो वो भी देख सकते हो, उसमें सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। एंड आई एम श्योर उत्कर्ष विल कम बैक अगेन, आई थिंक आईपीएल से पहले 2 महीने बाद उसको फिर से एक बार एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया सा, तब ज्यादा सही रहेगा, तब और क्लैरिटी आ जाएगी कौन कहाँ है क्या नहीं है। सो थैंक यू उत्कर्ष, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।